आपके सामने फार्माकोलॉजी पेपर सॉल्यूशन 2025। यदि आप अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो आप केवल ज़्यादा नहीं थोड़ा सा पढ़िए, क्या हो सकती है सर, पार हो सकती है। देखिए ठीक है, बहुत सारे लोग रहते हैं भाई मर मर के पढ़ते हैं, ठीक है। कुछ लोग क्या कर देते हैं, स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। तो स्मार्ट बॉय स्मार्ट तरीके से ही पढ़ते हैं। अभी तक आप यदि कुछ भी नहीं पढ़े हुए हैं तो आप क्या करिएगा, प्रीवियस का जितना पेपर रहेगा 2023 का और 2024 का, और लास्ट में तुम्हारे पास 2025 का जो अभी कराया जा रहा है, ये 3 साल के पेपर को आप अच्छे से क्या कर देते हैं मेरे भाई, तैयार कर लेते हैं, तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसके पहले देखा जाए तो आपके सामने 2025 का पेपर, सॉरी 23 का पेपर सोल्यूशन करा दिया गया है। 2024 का भी पेपर सोल्यूशन करा दिया। इस वीडियो में 2025 का पेपर सोल्यूशन हम कराने वाले हैं। ठीक, यदि आप इंग्लिश में लिखते हैं तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में लिखते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं। ये तुम्हारे पास जो पोर्शन है, हिंदी में प्लीज़ मत लिखिएगा, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिएगा। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखिएगा तो आपके लिए सूटेबल होगा। ठीक है, एक बार कंफर्म कर दिए, यहाँ पर क्या कर दिए, एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज़ प्रॉपर जा रही है कि नहीं, और ये साफ दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ये रहा फार्माकोलॉजी का पेपर। एक बार कंफर्म कर दीजिए आवाज़ जा रही है कि नहीं, और ये जो सब चीज़ दिख रहा है प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, इसको बताना है। ठीक है, हाँ यस, ठीक, आवाज़ बताइए तो हो गया, ये साफ दिख रहा है कि नहीं ये बताइएगा, क्योंकि कल भाई नेटवर्क प्रॉब्लम थी, एक बार लाइव आया गया तो कैंसिल कर दिया गया। बहुत बहुत धन्यवाद बताने के लिए भाई। चलिए ये आपके सामने देखिए फार्माकोलॉजी का पेपर है, 80 नंबर का रहता 3 घंटे में। ये सब तो जनरल चीज़ें आप जानते हैं, सीधे मेन मुद्दे पर चलते हैं आपके सामने। देखिए पार्ट ए में टोटल क्या होगा, 1 से लेके 7 क्वेश्चन रहेंगे, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा। केवल और केवल कितने क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, बट इस वीडियो में हम सारा क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ देखेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे दिया गया है, इनको हम देख कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ से देखो, अब पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, डिफाइन एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग्स एब्जॉर्प्शन। मतलब बताना ड्रग्स एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ दिस, नमस्ते भाई। ठीक है, अब सुनिए, देखिए लिख रखा आपके सामने, यहाँ से देखिए ड्रग्स एब्जॉर्प्शन, हेडिंग एकदम अच्छे तरीके से डालिएगा, आप स्केच ले जाइएगा, स्केच से हेडिंग डालिएगा, मेन हेडिंग स्केच से डालिएगा, और बीच बीच में ये जो होता है इसे ब्लैक पेन से डालिएगा, डॉट पेन अच्छे से ले लीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, अब बहुत सारे मेरे भाई इसका यदि पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, वहाँ कांटेक्ट करके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं। इसकी प्राइस केवल और केवल मात्र 25 रुपये रखी गई है। पहला पोर्शन क्या लिख रखा, एब्जॉर्प्शन मतलब सिंपल सा बात होता है सोखना। तो क्या लिखा है, ड्रग्स का शरीर में जाने के बाद हमारे सेल के प्लाज्मा में दवा का संचार होना, जिस रूट के द्वारा शरीर में प्रवेश करता उसी को ड्रग्स एब्जॉर्प्शन कहते हैं। कहने का मतलब तुम्हारे पास जैसे आपने पेट में खाया दवाइयाँ, ठीक है, पेट में खाया दवाई तो उसे एब्जॉर्ब होकर हमारे कहाँ पर जाएगी, ब्लड स्ट्रीम में जाएगी। ठीक है, ब्लड पर यानी वेसल्स में जाएगी, तो उसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। ठीक है, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख दिया गया, ड्रग्स का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तथा मात्रा दोनों ड्रग्स एब्जॉर्प्शन के लिए महत्वपूर्ण होता है। अब बताओ, लिख रखा है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ, ठीक है, हम ओरल रूट के द्वारा खाते हैं, बट यदि आप कोई भी दवा, ठीक है, कोई भी बोल रहे हैं, ठीक है, कोई भी दवा किसके रूट के थ्रू लेते हैं आप, इजली यदि आईवी के थ्रू लेते हैं, आईवी तो हाईवी यदि ले जाएंगे तो उसका वायबिलिटी यानी एब्जॉर्प्शन क्या होता है, 100% माना जाता है। अब मात्रा, यदि ज़्यादा क्वांटिटी में दवा खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा उसका क्या होगा गुरुदेव, एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये कहानी रही बाबू इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिखा, स्टमक की लाइनिंग में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा, मतलब याद रखना, थोड़ा सा यदि लेवल डायग्राम बनाया जाए, ठीक है, तो इस टाइप से होता। देखिए ये आपके सामने ये पेट हो गया, ठीक, तो पेट की जो तुम्हारे पास लाइनिंग होती, कुछ दवाइयाँ यहाँ पर एब्जॉर्ब होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले वाले पार्ट में तुम्हारे पास एब्जॉर्प्शन अधिकतर होता है। तो वही बोला कि स्टमक की लाइनिंग में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कम तथा सबसे ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि भैया इंटेस्टाइन क्या होती है, एब्जॉर्प्शन की साइट मानी जाती है। तो ये आपके सामने रहा इंट्रोडक्शन ऑफ ड्रग्स एब्जॉर्प्शन के बारे में।
अब यहाँ पर तुम्हारे पर लिखा ड्रग्स अब्जॉर्प्शन को नियंत्रित करने वाले टोटल 3 कारक हैं। पहला भौतिक अवस्था यानी दवा की फिजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टी। अब बताओ फिजिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत कौन से आएंगे, जैसे ड्रग्स तेजी से यदि घुलेगा तो हमारे शरीर में जल्दी से एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, हार्डनेस कम रहेगा तब भी रहेगा, तो ये सब चीज़ देखा जाता है, साइज वगैरह सारा, वेट वगैरह सारा फिजिकल। केमिकल मतलब क्या होता है, उसका पीएच सही होना चाहिए, हमारे पेट में जाने के बाद अपनी एक्टिविटी को मैनेज रखना चाहिए, तो ये सब केमिकल प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती है। क्या लिख रखा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फ्लूइड रस के गुण और घटक। पहले दे रखा आपके सामने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ठीक है, फ्लूइड क्या होता है, हमारे पेट के अंदर कौन सी गैस्ट्रिक पाई जाती है, आपके सामने गैस्ट्रिक जूस पाया जाता है। क्या हो गया, गैस्ट्रिक जूस पाई जाती है जो अपने आप को मेंटेन करती है। तो कुछ दवाइयाँ होती इसी के साथ क्या कर देती है, कॉन्टैक्ट करके अपने आप को न्यूट्रल कर लेती है, तो इसी को मेंटेन करने के लिए हमें दवाइयों की में प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अवशोषक झिल्ली का स्वभाव यानी सॉल्बिलिटी, मतलब अवशोषक झिल्ली मतलब जैसे ये तुम्हारे पास मेम्ब्रेन है, कितना तेजी से इसे सोख रहा उस दवा को। सॉल्बिलिटी मतलब कितना अच्छे से घुलनशील, यदि जितना अच्छे से घुलनशील रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा गुरुदेव, एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ से टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन देख लिया जाए तो एब्जॉर्प्शन कितने तरह के होते हैं, पहला पैसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा आपके सामने क्या हो जाएगा यहाँ से फिल्ट्रेशन यानी आपके सामने जिसे पोर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और याद रखना मोस्ट ऑफ द दवाइयाँ किस रूट के द्वारा के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं, आपके सामने पैसिव रूट के द्वारा ही एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है, तो ये कहानी रही इनकी। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा क्या कर देंगे, आप एक्सप्लेन करेंगे। पहले आता है आपके सामने, देखिए साफ साफ लिख दिया गया पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है यहाँ से, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन पे आते हैं यहाँ से अब देखिए इनका ठीक, तो इसमें पैसिव डिफ्यूजन में मतलब बोल दिया है सिंपल सा। देखिए इस प्रकार के एब्जॉर्प्शन में ड्रग्स कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब जो तुम्हारे पास कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है हाई से लो की तरफ मूव करती है, इसमें किसी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाई मतलब लो मतलब समझते हो कि नहीं, तुम ऐसे समझो। एक मान लेते हैं आपके सामने सेल है, दूसरा आपके सामने सेल है, इस सेल के अंदर मान लेते हैं दवा का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, ठीक है, हाई है, और इसमें तुम्हारे पास लो है, तो ये क्या करेगा, हाई से कहाँ पर मूव करेगा, आपके सामने लो की तरफ मूव करेगा, तो वही बोला गया आपके सामने यहाँ से। दूसरा आपके सामने क्या लिख रखा है, पोर ट्रांसपोर्ट दिया गया है। पोर ट्रांसपोर्ट क्या लिख रखा, देखिए पोर ट्रांसपोर्ट में ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन दो सेलों के बीच में होता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास देखिए एक सेल आपके सामने ये है, दूसरा सेल ये है, तो इसके बगल में तुम्हारे पास थोड़ा सा पोर होती है, ठीक है, जिसे प्लाज्मोडास्मेटा बोला जाता है। इसी के द्वारा क्या कर देती हैं, यानी जो भी दवाइयाँ रहती हैं अपने आप को एक्सचेंज करती हैं। इसमें याद रखना लो मॉलिक्यूलर वेट की ही दवाइयाँ काम करती हैं, हाई मॉलिक्यूलर वेट की दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये कहानी रही इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया, पोर्शन चलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होते हैं, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्रग्स के एब्जॉर्प्शन के लिए कैरियर मॉलिक्यूल की आवश्यकता होती है, और ये लो कॉन्सेंट्रेशन से ये क्या कर देता है, लो कॉन्सेंट्रेशन से क्या होगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। अब बताओ, ठीक है, जैसे पानी तुमको टंकी में पहुंचाना था, हमको नीचे क्या करना पड़ेगा, मोटर लगाना पड़ेगा, वही सेम टू सेम ये कॉन्सेप्ट होता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसे बोले थे मोटर चलाना तो ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसमें होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, देखिए साफ साफ फैसिलिटेटेड मतलब कहते हैं सुविधा नहीं हमको मिलता, मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा, जो भी मालिक्यूल होगा उसको कहीं ना कहीं बैठा के क्या करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। इस प्रकार के अवशोषण में वाहक प्रोटीन ड्रग्स की यानी अवशोषण में मदद करते हैं, जो प्रोटीन रहते हैं उसमें ये मदद करते हैं आराम से। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिखा, ड्रग्स हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते, इसमें एनर्जी की आवश्यकता नहीं होती। देखिए हायर से लोअर मतलब ज़्यादा जिधर रहता है कम की तरफ अपने आप मूव कर जाता है, इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट में कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को गुरुदेव इफेक्ट करते हैं। पहला, ठीक है, यहाँ पर 4-5 पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर यानी होता है, देखो ड्रग्स यानी ड्रग्स की फिजिकल स्टेट सोलिड लिक्विड गैस, और याद रखना सबसे तेजी से एब्जॉर्ब हमारे शरीर के अंदर गैस होता है, उसके बाद लिक्विड होता है, सबसे कम सॉलिड होता है। ठीक,
दूसरा आपके सामने क्या होगा, कणों की साइज, मतलब जैसे बहुत सारे ड्रग्स होते हैं ना, उनकी कणों की साइज बड़ी रहती है। यदि कणों की साइज बड़ी रहेगी तो भैया एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक, लिस्ट में क्या लिखा रखा, एब्जॉर्प्शन का स्थान यानी सही, ठीक है, सतही क्षेत्रफल। अब बताओ, जैसे हमारे इंटेस्टाइन में जाएगा तो तेजी से एब्जॉर्ब होगा। सतही क्षेत्रफल मतलब क्या होता है, यदि क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास जो भी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाएगी। ड्रग्स का पीएच वैल्यू, मतलब जो दवाइयाँ के पीएच वैल्यू बताओ, एसिडिक नेचर का रहेगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, काम ही नहीं कर पाएगा, तो इसमें दिक्कत होती है। जीआईटी का फंक्शन कंडीशन, मतलब हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जो ट्रैक होता है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, ये सबको बताने की, मतलब ये सब फैक्टर है जो क्या कर सकते हैं, ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट कर सकते हैं। ठीक, अब इस चीज़ को प्लीज़ याद रखना, ये थोड़ा सा लेवल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, दवा का एब्जॉर्प्शन सबसे तेज़ी से किसका होता है, सोल्यूशन से, उससे कम इमल्सन, उससे कम सस्पेंशन, उससे कम कैप्सूल, उससे कम टैबलेट, फिर यानी क्या लिखा है, कंप्रेस टैबलेट, कोटेड टैबलेट, इंटर कोटेड टैबलेट होता है। और याद रखना सबसे तेज़ी से 100% बायोबिलिटी किसकी होती है, आईवी रूट के द्वारा जो दवाइयाँ दी जाती हैं, उसके बाद सब लिंगुअल, फिर रेक्टल, आईएम, ओरल, उसके बाद ट्रांसडर्मल होता है। तो ये कहानी रही मेरे बाबू, पहला कॉन्सेप्ट पूरी तरह से अच्छे से क्लियर हुआ आपके सामने। यहाँ से फार्माकोलॉजी का पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है। आशा करते हैं आप अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, यहाँ पर चल जाते हैं, देखिए क्या लिखा, डिफाइन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होती है, इट्स क्लासिफिकेशन इन फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मतलब ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, जो हाइपरटेंशन के लिए प्रयोग की जाती है उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। आपसे कॉन्सेप्ट ऐसे लिखिएगा, बस काम हो जाएगा। यहाँ देखिए, ज़्यादा घुमाइए फिराइएगा नहीं, कॉन्सेप्ट लिख के अपना नंबर ले लीजिएगा, बस काम खत्म। देखिए इसमें क्या दे दिया गया है यहाँ पर, हाइपर टेंशन समझो क्या होता, कहते हैं यार बड़ा टेंशन का, जब वही बहुत ज़्यादा हो जाता तो उस कंडीशन को हाइपर टेंशन कहते हैं। अब बताओ, उनको ट्रीट करने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए, दवा। तो ऐसी दवाइयाँ जो हाइपर टेंशन, मतलब टेंशन ज़्यादा हो गया उसको कम करने के लिए प्रयोग की जाती, उसी को एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एंटी हाइपर टेंसिव ड्रग्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, परिभाषा वगैरह समझिए, जब हमारे आर्टरीज के अंदर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता तो उस कंडीशन को हाइपरटेंशन बोलते हैं। हमारे ब्लड वेसल्स में देखा जाए, तुम्हारे पास जो नस होती है, ठीक है, ये ब्लड वेसल होती है, तो जो भी तुम्हारे पास ब्लड बहता तो इनकी दीवार पे प्रेशर लगाता, उसी को क्या बोलते हैं आपके सामने, बीपी बोलते हैं। नॉर्मल पर्सन का देखा जाए तो 120-80 एम एच जी होता है। एम एच जी मतलब तुम्हारे पास एक यूनिट है प्रेशर की। अब ये वाला प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाए तो मान लेते 120 से 40 हो जाए, 80 की जगह 100 हो जाए, तो समझ जाना, बोल देंगे हाइपर टेंशन, तो उसी कंडीशन को हाइपर टेंशन बोलते हैं। ठीक, लिख रखा आपके सामने एंटी हाइपरटेंसिव, ये सी हटा देना, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स को, ठीक है, यानी दवा को या ड्रग्स को जो हाई ब्लड प्रेशर को क्या कर देता है, कम करता है। सिंपल सा, ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, ऐसी दवाइयाँ जो हाइपर टेंशन को कम करने के लिए उपयोग में लाई जाती है उसी को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स बोलते हैं। बस काम खत्म, ऐसे समझिए आप। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, इसका उपयोग सामान्यतः स्ट्रोक, मतलब किसी को हार्ट में कोई दिक्कत हो गई, हार्ट फेलियर हो गया, किडनी डैमेज हो गया, आदि को प्रिवेंट करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स कैटेगरी की दवा देते हैं। तो ये कहानी रही बाबू इनके बारे में। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, यहाँ से एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स क्या होता है को करना है, यहाँ पर लिख देते हैं हम, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब इनका क्लासिफिकेशन देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से कैटेगराइज करना है और इसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना है। एंटी हाइपरटेंसिव में आती है आपके सामने डायूरेटिक, जो हमारे पास किडनी पे वर्क करती है। इसका एग्जाम्पल देख रहे तो होगा, फुरसामाइड होगा, विमटानाइड हो गया, एमिलोप्राइड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा आपके सामने एसीई इनहिबिटर होता है, इसमें तुम्हारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, कैप्टोप्रिल आता है, रिमिप्रिली यानी रिमिप्रिल आता है और इनालाप्रिल आता है। ठीक, तो ये दो दवाइयाँ। एंजीनोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, क्या हो गया आपके सामने, एंजीनोटेंसिन, पहले लिख लेते हैं,
ठीक है। एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर होता है, जिसमें तुम्हारे पास लोसार्टन आता है, कैन लिख रखा कैंडोसार्टन आता है, और वर्सार्टन आता है, इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, एडनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, इसका भी क्लासिफिकेशन यहाँ पर दिया गया है। इसमें एडनर्जिक ड्रग तुम्हारे पास क्या, क्लोनोडिपिन होगा, मेथाइल डोपा हो जाएगा, एस्पिरिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब याद रखना, कहेगा ऐसे क्वेश्चन, कहेगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का एक दो एग्जाम्पल बताइए, और ये 2024 या 2023 के पेपर में भी था। ठीक, ये हो गया। इसके अंतर्गत तुम्हारे पास क्या होगा, वेपामील आता है, नेफेडिपिन आता है, एमिलोडिपिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो ये आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है ऐसे। नेक्स्ट में आपका वसोडाइलेटर, जो जाहिर सी बात, वसोडाइलेटर क्या करेंगे, ब्लड वेसल को थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे। ठीक, इसमें तुम्हारे पास नाम सुनेंगे मिनॉक्सिडिल के बारे में। ठीक है, देखो क्या होगा, मिनॉक्सिडिल सोडियम नाइट्रोसपराइड होती है। ठीक, इसको भी हम क्या कर देते हैं, उपयोग में लाते हैं। और भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो ब्लड वेसल को थोड़ा सा चौड़ा करती हैं, उसके लिए सूटेबल ही होता है। ठीक, तो ये कहानी रही इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो भैया अभी का फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह देखो नहीं किए। ठीक है, देखिए क्या लिख रखा है आपके सामने फार्माकोलॉजिकल, आप यहाँ से पहला आपके सामने थियाजाइड डायूरेटिक क्या होता है, ये किडनी के डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे एक्ट करती है। यदि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देखे होंगे, ठीक है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो पीसीटी डीसीटी वगैरह देखे होंगे, नहीं देखे होंगे यहाँ पर हम बना के दिखा देते हैं, जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, देखिए ये आपके सामने, ये कौन सा पेन है जी ठीक है, इसमें देखिए ये आपके सामने क्या हो गया, बाउमैन कैप्सूल हो गया। ठीक है, ये आपके सामने बाउमैन कैप्सूल हो गया है ऐसे। ठीक है, बाउमैन कैप्सूल हो गया आपके सामने कहानी ऐसे। ठीक है, ये आगे की तरफ जाएगी ये वाला, तो इस वाले को क्या बोलते हैं, बाउमैन कैप्सूल बोला जाता है, इसको पीसीटी बोलते हैं, इसको लूप ऑफ हेनले बोला जाता है, लूप ऑफ हेनले कहते हैं। और इसी को बोला जाता है डीसीटी बोला जाता है। तो वही लिख रखा आपके सामने, देखिए डीसीटी पर एक्ट करती है, जहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होता है। सोडियम रीएब्जॉर्प्शन क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, जिससे वाटर सिक्रीशन बढ़ती है और ब्लड वॉल्यूम कम होता है, ब्लड प्रेशर हाइट सी बात कम हो जाएगी। अब लूप डायूरेटिक में तुम्हारे पास ये सबसे पावरफुल डायूरेटिक होते हैं, जो लूप डायूरेटिक पर एक्ट करते हैं, जल्दी से ज़्यादा यूरिन आउटफ्लो कर देते हैं। ये लूप डायूरेटिक मतलब ये नीचे वाला काम होता है, ये वाले काम, इसी को लूप ऑफ डायूरेटिक बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे दिया गया आपके सामने, यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, जल्दी, और तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, एक्ट करते हैं जल्दी और ज़्यादा यूरिन आउटपुट करते हैं, मतलब ज़्यादा पेशाब बनाते हैं, जिससे हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर मेंटेन हो जाता है। सोडियम स्पार्किंग डायूरेटिक, फिर क्या लिख रखा है, ये दवाइयाँ पीसीटी यानी सॉरी डीसीटी है जी, डिजिटल कन्वर्टर ट्यूब्यूल या कलेक्टिंग डक्ट पर एक्ट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट में क्या दिया है, ठीक है, हेलो हेलो, ठीक है, सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं, लेकिन पोटेशियम लूज को क्या कर देते हैं, पोटेशियम को लॉस करने में मदद करते हैं। तो ये होगा इंडिकेशन, कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, हाइपरटेंशन में प्रयोग कर सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में प्रयोग कर सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन है तब भी प्रयोग कर सकते हैं, क्रोनिक किडनी प्रॉब्लम है तब भी आप प्रयोग कर सकते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल देख दिया जाए, डिसएडवांटेज कहाँ कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते। पहले सीवियर रीनल प्रॉब्लम, यदि खतरनाक टाइप में आप सामने शरीर में किडनी में प्रॉब्लम है तो आपको प्रयोग नहीं करना है। हाइपोकैल्सीमिया, लो पोटेशियम लेवल यदि शरीर के अंदर कम है, तब भी कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, इनको नहीं टेक कर सकते हैं। ठीक, हार्ट फेलियर भी नहीं कर सकते, प्रेगनेंसी में बहुत सारी दवाइयाँ नहीं प्रयोग की जाती हैं। तो ये सब कहानी रही इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक है, शॉक के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कहते हैं शॉक लगा, ठीक है, तो उसी को क्या कर देना है, यहाँ से एक्सप्लेन करना, थेरेपी फॉर, ठीक है, थेरेपी फॉर शॉक हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको 1 मिनट देखिए भाई, एक बार वाटर इनटेक करा, पानी पी जाए इस समय।
ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया है यहाँ से, हेलो एवरीवन। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे दे रखा, ड्रग्स थेरेपी फॉर शॉक, मतलब जैसे ये हेडिंग डाली गई इसी तरह से आपको एक्सप्लेन करना एकदम अच्छे तरीके से। देखिए कह दिया है, कहते हैं शॉक लग गई हो, मतलब क्या दे रखा है, शॉक एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें ब्लड परफ्यूजन यानी ब्लड फ्लो टिश्यू तक कम हो जाता है, जिससे टिश्यू इंजर्ड हो जाते हैं। बताओ, टिश्यू ही सब कुछ काम कर रहे हैं, टिश्यू ही इंजर्ड हो जाएंगे तो काम दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसी कंडीशन को क्या बोला जाता है आपके सामने, ठीक है, शॉक बोला जाता है। ठीक, यह एक लाइफ थ्रेडिंग कंडीशन है जिसमें रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाता है, मतलब ये तो वहाँ का लाइट यानी लाइफ थ्रेडिंग तुरंत हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, और उस समय यानी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, पल्स वीक आदि का लक्षण दिखेगा, तो समझ जाना आप कंडीशन क्या हो गई है। ठीक है, शॉक की हो चुकी है, कहते हैं ना सदमे में चल गया, तो कोई चीज़ वैसा देखते हैं ना, कहते अरे बाप हो बाप। ठीक है, तो मतलब शॉक में चले जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, हार्ट बीट बढ़ जाता है। ठीक है, हार्ट बीट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, पल्स वीक हो जाती है, इसी कंडीशन को थेरेपी बोला जाता है। ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, मेन उद्देश्य, ठीक है, यानी क्या होता है इसका मेन उद्देश्य ब्लड फ्लो प्रॉब्लम को सही करना। इस दवा का जो मेन काम होता है ब्लड प्रॉब्लम को, जो ब्लड का फ्लो सही से नहीं हो रहा उसी प्रॉब्लम को ट्रीट कर दिया जाता है। ठीक, फिर क्या लिख रखा है तुम्हारे पास, प्राइमरी थेरेपी में शॉक कॉजेज करने को, ठीक है, ट्रीट किया जाता है, मतलब प्राइमरी में देखा जाए तो तुम्हारे पास जैसे स्टार्टिंग में जो प्राथमिक उपचार होता है उसी को क्या कर देते हैं हम अप्लाई करते हैं। जैसे क्या हो गया, यानी इन्फेक्शन हो गया, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, इन्फ्रेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब क्या लिखा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी रिएक्शन, इन सब में देखा जाए तो थोड़ा समय के लिए शॉक होता, फिर आदमी अपने कंडीशन में आ जाता है, तो उपचार हो गया। इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, देखिए इससे फर्दर कितने में क्लासिफिकेशन किया गया आप यहाँ से देख सकते हैं। पहले आपके सामने आता सिंपैथोमिमेटिक एमाइन होता है, सिंपैथोमिमेटिक एमाइन जो तुम्हारे पास होता है, जिसका एग्जाम्पल क्या होता है आपके सामने, एड्रेनालिन होता है, डोपामीन हो गया, नॉन एड्रेनालिन होती है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या होगा, अल्फा एडिनोनो रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट होता है, इसमें तुम्हारे पास एग्जाम्पल क्या होता है यहाँ से, वासोप्रेसिन होता है, और क्या होगा, फेंटोलामाइन होता है। तो ये दवाइयाँ दी गई हैं। नेक्स्ट में आपके सामने कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जिसे लंबे समय तक आप नहीं दे सकते हैं, जिसमें तुम्हारे पास क्या होगा, हाइड्रोकॉर्टिकोसाइड हो जाएगा और मेथाइल प्रेडनिसोलोन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, अजी ऑक्सीजन थेरेपी, मान लीजिए किसी बंदे को क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी है, तो इनहेलर ऑक्सीजन लगा देंगे, इनहेलर ऑक्सीजन के पर्याप्त ऑक्सीजन उसके मिलेगा तो सांस है आराम से। नेक्स्ट एंड फाइनल तुम्हारे पास क्या होता है, ग्लाइकोगन जो एनर्जी के रूप में दिया जाता है। ये हो गया, अब यहीं से लगे हाथ फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी देख लेते हैं। क्या लिखा रखो, सिंपैथोमिमेटिक एजेंट परफ्यूजन प्रेशर और कार्डियक आउटपुट को बढ़ा देता है। ठीक है, अब बताओ परफ्यूजन प्रेशर यदि बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात जो शॉक हुआ था वो प्रॉपर मात्रा में टिश्यू या तुम्हारे पास, ठीक है, सेल को प्रॉपर एनर्जी यानी सप्लाई हो पाएगी, काम हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा, अल्फा, ठीक है, रिसेप्टर एक्टिवेशन, मतलब ये ब्लड वेसल को पतला करता है जिससे बीपी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, मेंटेन हो जाता है। फिर क्या लिखा रखा, वासोप्रेसिन, ये अभी ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे, ठीक है, जिससे बीपी क्या हो जाती है बाबू, बढ़ जाती है। बताओ बीपी यदि बढ़, ठीक है, बीपी बढ़ गई तो अपना काम हो जाए क्योंकि लो ही है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ये बीपी को स्टेबलाइज करने और, ठीक है, और क्या होता है, इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसको प्रयोग में लेते हैं। ठीक, तो ये कहानी रही इनके बारे में। ठीक है, यहाँ पर क्या दे रखा आपके सामने, इंडिकेशन हो जाएगा, इंडिकेशन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, एरेलिन हो जाएगा, जिसका एग्जाम्पल क्या होगा, एना, ठीक है, एनाफाइलैक्सी होता है, कार्डियक, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट में हम क्या कर सकते हैं, उपयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने नॉर एड्रेनालिन देखा जाए तो यानी सेप्टिक अल्सर में, सॉरी सेप्टिक शॉक में हम क्या कर सकते हैं, उपयोग ला जाता है। डोपामीन होता है जिसे कार्डियोजेनिक शॉक बोला जाता है, या आपके सामने हार्ट ब्लॉकर कंडीशन में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ग्लाइकोजन यानी तुम्हारे पास क्या लिख रखा है आपके सामने, सर्व हाइपोग्लाइसेमिक उपचार में, ठीक है, सीवियर हाइपोग्लाइसेमिक, मतलब किसी बंदे को खतरनाक हाइपोग्लाइसेमिक बीमारी है, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज, उसको ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से दिया जा सकता है।
ठीक, तो ये कहानी रही इनके बारे में। कंट्राइंडिकेशन देख लेते कहाँ कहाँ नहीं कर सकते हैं। हाइपर सेंसिटिव एलर्जी से नहीं दिया जा सकता, मतलब कोई बंदा इस दवा तब भी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा, सीवियर लीवर डी, मतलब लीवर में कोई प्रॉब्लम रहे तब भी आप नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने किडनी फेलियर में आप नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, नैरो एंगल ग्लाइकोमा, मतलब आंख में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन को ग्लाइकोमा बोला जाता है, जिसे ऑप्टिक, ठीक है, इंट्रा ऑकुलर प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम डैमेज होने लगता है, ऑप्टिक नर्व जिसे बोलते हैं। ठीक, खुराक देख लिया जाए, याद रखना ये खुराक अकॉर्डिंग टू फिजिशियन अपने अनुसार इसे देते हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ दे गई आपके सामने, क्या दे रखा है, एड्रेनलिन देखा 0, ठीक है, क्या होगा 0.05 से लेकर 2 mg/kg के हिसाब से आदमी को दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है आपके सामने, डोपामिन जो 2 से लेकर 20 mg/kg के हिसाब से रख सकते हो। एस्पिरिन ये इंजेक्शन के फॉर्म में मोस्टली आता है। ठीक है, तो ये कहानी रही बाबू इनके बारे में। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, कॉमन एडवर्स यानी ड्रग्स रिएक्शन, मतलब एक्शन को बारे में अच्छे से बताना है कि दवाइयाँ कैसे अपने एक्शन को परफॉर्म करती है, इसको बताना। कितने नंबर ये क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 4th नंबर क्वेश्चन है, 4th नंबर क्वेश्चन 29 है ये नहीं है इसमें। ठीक है, तो इसको तुमको बताना, ड्रग्स एक्शन के बारे में तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। 29 हे बजरंग बली, ठीक है। 4th नंबर, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जनरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ड्रग्स का एक्शन हम क्या कर देते हैं, रिएक्शन और एक्शन एटलीस्ट सेम है। ठीक है, अब देखिए क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए क्या बोल दिया गया है, जनरल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग्स एक्शन। अब ये क्या होती है, देखिए मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स अपना एक्शन, ठीक है, या इफेक्ट इस तरह प्रोड्यूस करती हैं कि वे किसी टारगेट साइट या आपके सामने जो मॉलिक्यूलर इंटरेक्ट करते हैं और यूजुअली उस पर प्रोटीन या नेचर का होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या कह रखा है, इनकी कहानियाँ सुनते हैं, इन्हीं की जुबानियाँ यहाँ। जब देखिए कहना क्या चाह रहे हैं, कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि ये मान लेते हैं आपके सामने क्या हो गया, साइट है, ठीक है, साइट मतलब इसी पे आके बाइंड करेगा तब अपने एक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ये दवाइयाँ क्या होती है, देखो कोई भी दवा मान लेते हैं यहाँ पर आके सही से यदि बाइंड होगी, यदि सही से बाइंड होगी तो अपने एक्शन को क्या करेगी, आपके सामने परफॉर्म करेगी। तो लिख रखा मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स अपना एक्शन इस तरह प्रोड्यूस करते हैं कि वे किसी टारगेट साइट, ये देखो टारगेट साइट मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट होते हैं, देखो इंटरेक्ट हो गया तब जाके यानी यूजुअली वर्क करते हैं। ठीक है, इसे टोटल 4 में क्लासिफिकेशन किया गया। देखो ड्रग्स एक्शन ऑन द बेस, ट्रांसपोर्ट प्रोसेस क्या होता है आपके साथ, ठीक है, लिख रखा शरीर में कई पंप चैनल आयन क्या कर देते हैं, गुर्दे काम करते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम चैनल होता है, कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है, और क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप होता है। ये सब करते क्या है, ये पंप गैस्ट्रिक पेराइटल सेल, यानी स्टमक में जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल होती है, जो एचसीएल, पेप्सिन, रेनिन वगैरह को मेंटेन करती है। ठीक है, स्टमक सेल में भी पाए जाते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ड्रग्स मतलब अधिकतर ड्रग्स इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को ओरल रूट से इफेक्ट किया जाता है। जैसे मेनली क्या होता है, ऑस्मोटिक परेशन को यानी ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। ड्रग्स के अंदर व बाहर वॉल्यूम का रेगुलेशन यही सब लोग करते हैं। ठीक है, फिर क्या लिख रखा आपके सामने, ड्रग्स मेंबर को, ठीक है, या के एक्स, ठीक है, अक्रॉस आयन तथा प्रॉपर मूवमेंट है, ये भैया दिखता नहीं, हम पढ़ाता नहीं, कह दिया आपके सामने सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक्शन, मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है, सेल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके अगेंस्ट ये वर्क करता, प्रॉपर मूवमेंट को मेंटेन करता, मूवमेंट को मेंटेन करेगा जिससे आपके सामने काम हो जाएगा। ठीक है, रिसेप्टर वगैरह भी है।
एंजाइम क्या होती है, एंजाइम के बारे में आप अच्छे से समझते हैं। एंजाइम एक बायोकैटलिस्ट केमिकल नेचर का होता है। बायोकैटलिस्ट मतलब ऐसे चीज़ होते हैं जो केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का रेट को इंक्रीज करा देते हैं। ड्रग्स एंजाइम की ठीक एक एक्टिविटी को बढ़ा या घटा सकते हैं। अब इस पर डिपेंड करता है उनकी एक्टिविटी को घटाना है कि बढ़ाना, बट मोस्टली बढ़ाता ही है। ड्रग्स एक्शन को इफेक्ट, ठीक है, इफेक्ट इसलिए करता है क्योंकि एंजाइम, ठीक है, क्योंकि एंजाइम उसे एक्टिवेट तथा यानी ब्लॉक भी कर सकते हैं। देखो अभी बोले थे ना, एक्टिव साइट पे सही से क्या कर देंगे, अपना काम करेंगे तो एक्टिवेट हो जाएंगे। मान लेते कोई दूसरा दवा आया वहाँ पर आके उसकी जगह बैठ गया तो उसकी साइट क्या हो गई, ब्लॉक हो गई। जब आप बताओ, जब ब्लॉक हो गई तो भैया एक्शन पर काम नहीं हो पाएगा। ठीक, तो ये हो गया। यानी नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ठीक है, एंजाइम, यानी एंजाइम ह्यूमन बॉडी को संतुलित बनाए रखने का काम होता है। एग्जाम्पल में तुम्हारे पास डिगॉक्सिन, ठीक है, डिगॉक्सिन इनिबिटर, सोडियम पोटेशियम इटिपेज और एंजाइम इनिबिटर होते हैं। ठीक, तो ये सब कहानियाँ चलती है यहाँ से। आयनल चैनल क्या होता है, आयन चैनल पर भी अपना एक्शन दिखाती है। जब सेल के अंदर एटीपी लेवल कम हो जाता है तो आपके सामने जो पोटेशियम चैनल होता है पैंक्रियाटिक सेल का भैया खुल जाता है, जिससे इंसुलिन निकलता है, शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल मेंटेन हो जाता है। जब ड्रग्स के पोटेशियम चैनल को ब्लॉक कर दिया जाता है तो बीटा सेल डीपोलराइजेशन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आपके सामने क्या हो जाएगा, क्लीबेन क्लामाइड होता है जो पोटेशियम तथा पोटेशियम चैनल को क्या कर देते हैं, वो ब्लॉक करते हैं, जिससे काम हो जाता है। ठीक है, यानी रिसेप्टर क्या हो जाएगा, रिसेप्टर क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री शब्द का उपयोग प्रोटीन मॉलिक्यूल को डिस्क्राइब करने। रिसेप्टर मतलब जहां पर ये देखिए, ये बाइंड जहां पर हो रहा है उसी को क्या बोला जाता है, रिसेप्टर बोला जाता है। सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होती है किसकी बनी होती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड बाइलेयर की बनी होती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, मेजॉरिटी इफेक्ट ड्रग्स अपना इफेक्ट दिखाती हैं, ठीक है, दिखाती हैं रिसेप्टर से जुड़कर। मतलब बताओ, जैसे मान लेते बड़े बड़े लेवल पे क्या करेंगे, अपने आप को जोड़ेंगे, जितने अच्छे से क्या होगा जोड़ पाएंगे उतने अच्छे से वो डेवलप कर पाएंगे। बात करना आना चाहिए। ठीक, तो ये कहानी रहती है बाबू। इनमें कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो ड्रग्स एब्जॉर्प्शन को क्या कर सकते हैं बाबू, साफ दिख नहीं रहा है। अब नेटवर्क प्रॉपर तो है मेरे भाई, नेटवर्क एक बार फिर से कन्फर्म करो आप। या सारनो क्लियर दिख रहा है कि नहीं, एक बार बोलिए भावना से। तो दिख रहा, आप देखना तो ठीक है। देखिए कह दिया आपके सामने फैक्टर मॉडिफाइड ड्रग्स एक्शन, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर, पहले रूट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कोई भी दवा मान लेते, ठीक है, अभी ठीक है, ओके ब्रदर, ठीक है। देखो रेट ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब ऐसी दवाइयाँ जो हमारे शरीर के अंदर क्या कर देते हैं, अलग अलग रूट से इंटर कराई जाती है। यदि आईवी रूट रहेगा तो समझ जाना 100% उसकी बायोअबिलिटी मानी जाती है। स्टेट ऑफ डिजीज मान लेते, अभी डिजीज मान लेते थोड़ा था, मतलब डिजीज की कंडीशन खतरनाक है तो थोड़ा ही दवा दे रहे हैं, तब भी यानी सही से काम नहीं करेगा, एक्शन भी नहीं करेगा। देखो बीमारी की कंडीशन ड्रग्स एक्शन को बढ़ाया घटाया जा सकता है, डिपेंड करता है वो डॉक्टर पे, देखते हैं तब बताते हैं। ठीक है, बॉडी वेट, यदि किसी बंदे का वेट ज़्यादा रहे, ठीक है, तो वेट ज़्यादा रहेगा तो फैट ज़्यादा रहेगा, फैट मतलब यानी एडिपोज टिश्यू जो क्या कर देते हैं उसके एक्शन को स्लो डाउन कर देते हैं, तब भी काम हो जाएगा। ये जब मान लेते तुम्हारे पास क्या करते हैं, एडल्ट का डोज बच्चों को खिलाओ तब भी दिक्कत, बच्चों का डोज एडल्ट को खिलाओ तब भी दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो ये सब कहानियाँ होती हैं आपके सामने। के सामने रहा चौथे क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, डिफाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स क्लासिफिकेशन इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन, मतलब एंटी टीबी के बारे में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो टीबी की कहानी पढ़ते हैं बाबू। टीबी के बारे में आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं 50 पेज नंबर। ठीक है, देखिए क्या दे दिया गया आपके सामने, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट क्या होती है, अब देखो टीबी समझते हो कि नहीं, टीबी समझो। देखो टीबी देखने वाला नहीं, ये दूसरा टीबी है। देखिए टीबी एक तरह की क्या होती है, बीमारी होती है जो किससे होता है,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से होता है। किससे होता है आपके सामने, ये कॉजेज करता है आपके सामने माइको बैक्टीरियम, ठीक है, आपके सामने माइक्रोबैक्टीरियम, ये हो जाएगा ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा, ठीक है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है, तो यही लिख रखा है आपके सामने। बताओ, इनको ट्रीट करने के लिए जिस दवा का प्रयोग करते हैं उसी को एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट बोलते हैं। क्या लिख रखा है, ऐसी दवाइयाँ जो ट्यूबरकुलोसिस को ठीक करने में उपयोग की जाती है एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट कहलाती है। एंटी कहीं भी लगा रहे तो समझना उसके अगेंस्ट ये वर्क कर रहा है। टीबी सामान्यतः लंग्स तथा अदर बॉडी पार्ट जैसे बोन हो गया, ब्लड आदि को प्रभावित करता है, बट मोस्टली देखा जाए तो हमारे लंग्स में होता है। जैसे गांव में ना दो एक बार खांसी आ जाए तो कहते हैं टीबी आ गई लगा, ठीक है, तो वो होता है। फिर क्या होगा, टीबी का कास्टियोटे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। क्या कौन सा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। इसका क्लासिफिकेशन देख लिया जाए, फिर नीचे क्या कर दिया, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन। इसे टोटल 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स और न्यूअर ड्रग्स के अंतर्गत आती है। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में तुम्हारे पास क्या होगा, आइसोनियाजाइड वगैरह भी काम होता है। नेक्स्ट में आपके सामने रिफाम्पासिन होगा। रिफाम्पासिन आप मार्केट में देखेंगे छोटे छोटे टैबलेट आते हैं जो एक ही में 3 रहते हैं, जिसे AQ3 के नाम से जानते हैं। ये आप तो देखेंगे 4 आ रहे हैं, मतलब उसमें 5 कलर के आते हैं, ठीक है, तो वो हो गया। यानी इथम ब्यूटेनॉल हो जाएगा। ये भी तुम्हारे पास किसके अंतर्गत आता है, आपके सामने फर्स्ट लाइन ड्रग्स के अंतर्गत किया जाता है। सेकेंड लाइन ड्रग्स तुम्हारे पास क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ जो सेकेंड कंडीशन पे काम करती है, जैसे पैरा अमीनो सल्सिलिक एसिड हो जाएगा, इथाइनोमाइड हो जाएगा, साइक्लोसेरिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। न्यूअर ड्रग्स क्या होती है, जैसे आपके सामने न्यूअर ड्रग्स जो अभी डेवलप हुई है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, ओफ्लॉक्सासिन हो जाएगा, एस्ट्रोमाइसिन हो जाएगा। ये तरह का देखा जाए तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, एंटीबायोटिक है। अब बताओ, एंटीबायोटिक से बायोटिक्स हो रहा है तो इसको ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने इंडिकेशन कहाँ कहाँ उपयोग आप में ला सकते हैं। पहला, दीज आर ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, टीबी के उपचार में ला सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा, दे कैन बी यूज टू ट्रीट अदर यानी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब हमारे शरीर के अंदर मान लेते हैं बहुत सारी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ जो टीबी कॉजेज कर सकता है, तो उन सबको हम क्या कर देते हैं, खिला देते हैं सिंपल सा फंडा। क्या खिला लेंगे भाई, कुछ ठीक, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब यहाँ पर आ जाते हैं आपके सामने कॉन्ट्राइंडिकेशन। कोई बंदा मान लेते हैं किसी उस दवा के प्रति हाइपर सेंसिटिव या एलर्जिक है, तो प्लीज उससे आप अवॉइड करेंगे। एक्यूट ऑफ क्रोन यानी क्रोनिक एल्कोहलिज्म, मतलब बंदा क्या कर रहा है, खतरनाक टाइप में एल्कोहल ले रहा है, उसका लीवर वर डैमेज होगा तब भी आप नहीं दे सकते। एक्यूट लीवर डैमेज में नहीं दे सकते। सीजर डिसऑर्डर, सीजर मतलब मिर्गी टाइप में या तो नहीं दे सकते हैं। प्रेगनेंसी तथा हेपेटाइटिस में आप नहीं दे सकते हैं। किसको, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट के बारे में, ठीक है, तो इन सबको आप नहीं दे सकते हैं। ये दिया गया। जनरल एनेस्थीसिया विथ इट क्लासिफिकेशन एंड फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताना, तो मतलब सबसे पहले क्या बताना, जनरल एनेस्थीसिया क्या होती है, ठीक है। ओ भैया कहाँ चला गया। अब आते हैं तुम्हारे पास जनरल एनेस्थीसिया पूछा है। अब याद रखना, जनरल एनेस्थीसिया सुने होंगे, लोकल एनेस्थीसिया के बारे में सुने होंगे, तो वही चीज़ यहाँ से एक्सप्लेन करना है। चलिए ठीक है, एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं आपके सामने यहाँ से। एनेस्थेटिक, छठा नंबर, 67। ठीक है, देखिए आपके सामने जनरल एनेस्थेटिया दिया गया है। जनरल एनेस्थेटिया क्या होता है हमने यहाँ पर समझते हैं। क्या लिख रखे हैं, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम को धीमा कर देती हैं, जिससे शरीर में नॉन अवेयरनेस, अब भैया लॉस ऑफ पेन हो गया, बेहोशी हो गया आदि, लेकिन दवा का यानी असर खत्म होने पर वो होश में आ जाता है। ऐसा नहीं कि मतलब एक बार मान लेते जनरल एनेस्थीसिया दे गए तो पूरी ज़िंदगी ऐसा रहेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसमें होता क्या, ऐसी दवाइयाँ जो CNS मतलब हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके अंतर्गत ब्रेन होता है भैया, ठीक है, ब्रेन होता है और प्लस में सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अंतर्गत स्पाइनल कार्ड आता है। तो ये सब करते क्या है, ये CNS को धीमा कर देते हैं, ठीक है, जिसे नॉन अवेयरनेस मतलब जैसे मान लेते इसको किया गया तो इसको काटो पीछे, कोई अवेयरनेस नहीं होगा। लॉस ऑफ पेन मतलब इस समय देखा जाए तो आपके सामने पेन
खत्म हो जाएगी। दूसरा, बेहोशी आती है, मान लेते किसी बंदे को ज़्यादा मात्रा में बेहोशी आती है, उसको भी सही कर सकते हैं। लेकिन दवा का असर खत्म होने पर ये आदमी दोबारा क्या कर सकता है, अरे यार क्या करते हो, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, अपने आप सही हो जाएगा। ठीक, तो इस पे ये वर्क करते हैं। फिर क्या दे दिया गया आपके सामने, जनरल एनेस्थीसिया की विशेषता, यानी कोई एनेस्थीसिया की क्या विशेषता होती है। बोला गया बॉडी में संवेदन क्या होगा, खत्म कर कर, यानी खासकर दर्द को, मतलब जिस एरिया में क्या कर दिया जाएगा बाबू, लगाया जाएगा, उस एरिया को पूरी तरह से क्लीन यानी साफ करके, ओ भाई संवेदन मतलब जो भी तुम्हारे पास सेंस है वो खत्म कर दिया जाए। शरीर में हलचल बंद हो जाएगी आपके सामने, ठीक है, ये हो जाएगी। खासकर मांसपेशियां ढीला हो जाएंगी, जैसे हमारे पैर का हुआ तो पैर उठा ही नहीं पाएंगे आप। बॉडी पर साइड इफेक्ट क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक, ये होगा, अच्छी क्वालिटी का रहेगा। तो स्टेज आप एनेस्थीसिया प्लीज आप याद रख लीजिएगा, ये 2024 में 1 नंबर में पूछा गया था। तो टोटल कितने स्टेज होते हैं, यहाँ पर 4 स्टेज होते हैं। स्टेज ऑफ एनाल्जेसिक मतलब खास कर क्या कर देते हैं, ये दर्द के लिए सही करते हैं। ठीक है, स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट थोड़ा उत्तेजित करते हैं, ठीक है, थोड़ा उत्तेजित, और सांस की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये हो गया। सर्जिकल एनेस्थेटिक मतलब इसमें क्या कर देते हैं, मांसपेशियां ढीली जाती हैं, ऑपरेशन का स्टेज ये हो जाता है। इस स्टेज में लोगों को ऑपरेट किया जाता है। अब भैया डोजिंग यदि ज़्यादा होगा तो डोज स्टेज हो जाएगा, तड़कन तेज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आदमी की डेथ हो जाएगी। तो ये बात न कम होना चाहिए न तो ज़्यादा होना चाहिए। ये हो गया। अब इसमें क्या पूछा हुआ था जी, ठीक है, यानी एनेस्थीसिया क्या होता है, क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन भी एक थी बता देना, चलो कोई टेंशन नहीं। ये आपके सामने एक इसका, ठीक है, देखिए अब यानी क्लासिफिकेशन दिया गया फार्मे, यानी आपके सामने एनेस्थीसिया को 3 में कैटेगराइज किया गया, इनहेलर एनेस्थीसिया, इनहेलेशन एनेस्थीसिया, इंट्रावेनस एनेस्थीसिया और गैसियस एनेस्थीसिया। इनहेलेशन एनेस्थीसिया में तुम्हारे पास हैलोथेन इसका एग्जाम्पल होगा, ईथर इसका एग्जाम्पल होगा, डेसफ्लूरान इसका एग्जाम्पल हो गया। इंट्रावेनस तुम्हारे पास क्या होती हैं, जो हमारे आईबी के थ्रू शरीर में इंटर कराई जाती हैं। थियोपेंटान सोडियम होगा, कीटामाइन होगा, और तब डियाजेफैम हो गया इसका। गैसियस में आपके नाइट्रस ऑक्साइड इसका एग्जाम्पल हो जाए। किसी एक का फार्माकोलॉजिकल एक्शन बता देंगे, बस काम हो जाएगा। यहाँ से पूरे को बता देते हैं, कौनो टेंशन नहीं। देखिए, इनहेलेशन एनेस्थीसिया क्या होता है, जैसे हेलोथेन हो गया। हेलोथेन क्या करता है, ये वोलाटाइल लिक्विड होता है जिसकी गंध क्या होती है, मीठी होती है। आपको सुनते 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 बेहोशी आ जाएगी। हेलोथेन ब्लड में आसानी से क्या हो जाता है, घुल जाता है। ठीक है, देखा जाए ये एनेस्थीसिया के रूप में इसकी मात्रा 96 से लेकर 98% डाईइथाइल ईथर होता है। अब डाईइथाइल मतलब एथिल अल्कोहल के बारे में बोल रहा है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब कहाँ प्रयोग नहीं किया जा सकता, अगर मरीज सांस लेने में प्रॉब्लम है तो न प्रयोग करें, तो ज़्यादा बीपी ठीक बड़ा हो तो तब भी हम क्या कर सकते हैं, इस इनहेलेशन एनेस्थेसिया का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक, हार्ट संबंधी कोई समस्या हो तब भी आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। डोजिंग की बात की जाए तो देखो 2 से लेकर 4% डोज दी जाती है। नाइट्रस ऑक्साइड को एनेस्थीसिया बनाए रखने के लिए 30% ऑक्सीजन के साथ दिया जाता है। इंट्रावेनस एनेस्थीसिया क्या होता है, ये मुख्य रूप से वेन में शरीर में इंटर कराया जाता है। देखो वेनस लिख रखा है, वेन में इंटर कराया जाता है। जैसे मेथो हेक्सीटोन होता है। मेथो हेक्सीटोन की हाफ लाइफ क्या होती है, बहुत कम, मतलब शॉर्ट में ही काम कर देता है। यह ठीक है, यह थियोपेंटाल की तुलना में 2 से लेकर 3 गुना अधिक शक्तिशाली, जो ऊपर किए गए थे ना उसके बारे में बोला गया था। अब यहाँ से इंडिकेशन देखा जाए तो इसका उपयोग हम सीजर मतलब किसी को मिर्गी या उसको ट्रीट करने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। नेक्स्ट कंट्रा इंडिकेशन संबंधी प्रॉब्लम रहे तो आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाइपोटेंशन मान लेते हैं, लेडी तुम्हारे पास ब्लड प्रेशर कम है तब भी नहीं दे सकते हैं। सेंसिटिव ऑफ ड्रग्स मतलब ये कोई बंदा इसके प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होता है तब भी नहीं दे सकते हैं। डोजिंग की बात की जाए तो क्या होगा, 1 से लेकर 1.5 mg पर kg होता है, आईवी रूट के द्वारा शरीर में इंटर कराया जाता है। तो ये आपके सामने जनरल एनेस्थेसिक क्लासिफिकेशन, 1-2 एग्जाम्पल लिख देंगे बस काम हो जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, सेडेटिव तथा हिप्नोटिक्स विथ इट्स क्लासिफिकेशन फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, आपके सामने तैयार हो जाएगा। अब हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव है, भैया साइड हो जाते। ठीक है, देखिए क्या दे दिया गया है यहाँ पर, हिप्नोटिक्स एंड सेडेटिव के बारे में दिया गया है। हिप्नोटिक्स क्या होता है, नींद लाने वाली दवा को हिप्नोटिक्स बोलते हैं, जो हमारे शरीर को शांत करता है उसी को सेडेटिव बोलते हैं, बस काम खत्म। अब क्या लिख रखा देखिए, वे दवाइयाँ जो प्राकृतिक नींद की तरह नींद लाती हैं
उसे यानी बनाए रखती, मतलब लाएगी तुरंत खत्म हो जाएगी, इसको मेंटेन करते रहेगी कि बाबू लंबे समय तक आएगी। तो आपका नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम जो भी रहती है, मानसिक रोग वाले देखेंगे निर्दयक दवाई देते हैं। ठीक, ये हो गया। शांति दवाइयाँ क्या हो गई, ये दवाइयाँ उत्तेजना, चिंता, चिड़चिड़ापन को कम करती है और शांति महसूस करती है बिना नींद लाए भैया। ठीक है, जो आपके सामने देखो, यदि सोए होंगे नहीं ना, तब भी आपके सामने बहुत ज़्यादा गुस्सा आपके सामने होगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, इस कैटेगरी पीएनएस पर कार्य करती है और इसे धीमा कर देती है, मतलब सेंट्रल नर्वस करते और उसे धीमा कर देती है। नेक्स्ट में इसकी कम डोज यानी क्या होता है, चिंता कम करती है, लेकिन अधिक डोज काम तथा देश हो सकती है भाई, वो खतरनाक है। मतलब अधिक अधिक डोज यदि ले लेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगी, कोमा में जा सकते हैं। ठीक है, कभी कभी रियरली क्या हो जाता है बाबू, डेथ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सब कंडीशन दी गई आपके सामने यहाँ से। ठीक है, इसका क्लास है तो आपके सामने यहाँ से फर्दर 3 में क्लासिफिकेशन किया गया। यूरिया डेरिवेटिव होता, बेंजोडाइजापीन होता, न्यूअर नॉन बेंजोडाइजापीन होता है। अब यहाँ पर क्या लिख रखा है, इसके अंतर्गत डायूरेटिक आती है। अब नहीं एग्जाम्पल याद रहेगा लॉन्ग शॉर्ट एक्टिंग, तो यहीं पर डायूरेटिक या यूरिया डेरिवेटिव में 3-4 ठीक एग्जाम्पल जैसे ये लिखो ऐसे लिख देना, काम हो जाएगा। इसमें लॉन्ग एक्टिंग में तुम्हारे पास फिनोबार्बिटोन आ जाता है, और क्या होगा, मेफोबार्बिटोन इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या होगा, पेंटोबार्बिटोन आ जाता है, और बूटाबार्बिटोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब लॉन्ग यानी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग में थियोपेंटान हो गया, हेक्जो, ठीक है, हेक्जोबार्बिटोन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब ठीक है, बेंजोडाइजापीन में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, डाइजापाम आ जाएगा, क्लोनाजेपाम हो जाएगा, लोराजेपाम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। न्यूवर नॉन बेंजोडाइजापीन में तुम्हारे पास क्या होगा, जोपीक्लोन हो जाएगा, और क्या होगा, जोपीडेम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका एक क्लासिफिकेशन रहा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब कैसे काम कर रहा है, इनके बारे में बताना है। दवाओं का शरीर पर प्रभाव, यानी कैसे हमारे शरीर के ऊपर, यानी दवाइयाँ हमारे शरीर के ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, उसी को फार्माकोलॉजिकल एक्शन बोलते हैं। तो होता क्या, हिप्नोटिक्स का प्रभाव देखते हैं, फिर सेडेटिव का। हिप्नोटिक्स क्या कर देती है, सीएनएस, मतलब ये दवा जब खाएंगे ना तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाएगा, ये मस्तिष्क को डीपर डिप्रेशन पैदा करता, डिप्रेशन पैदा कर देगा, आदमी शांत हो जाएगा। साइकोलॉजिकल, ये सुस्ती लगेगा, नींद तथा याददाश्त क्या हो जाएगी, खो जाएगी, ज़्यादा डोज लेने पर सांस धीमा हो जाएगी, आदमी की डेथ भी हो सकती है। सेडेटिव का प्रभाव क्या होता है, ये सीएनएस पे कैसे काम करता है, ये ब्रेन में, ठीक है, माइल्ड डिप्रेशन पैदा करता है, जिससे चिंता कम हो जाती है और मांसपेशियों को आराम मिलता है, आदमी ठीक सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, इंडिकेशन कहाँ कहाँ उपयोग कर सकते हैं, मिर्गी तथा दौरे के उपचार में इसका उपयोग कर सकते हैं। यदि किसी बंदे को मिर्गी आ रहा है या आपके सामने दौरा आ रहा है तो उनके उपचार के लिए हम क्या कर सकते हैं बाबू, इसको ले सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। सर्जरी से पहले, मतलब सर्जरी से पहले भी क्या करे, तो किसी को देखो चिंता होने लगता है, बीपी बढ़ जाता है, तो उस सब को मेंटेन करने के लिए हम प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, नींद की बीमारी मतलब सही करने के लिए, मतलब किसी बंदे को नींद नहीं आ रही प्रॉपर, तो उसको भी सही करने के लिए हम ला सकते हैं। शराब छोड़ने के बाद लक्षण, जैसे किसी बंदे को अभी शराब छोड़ेगा ना तो देखेंगे पागलपन की तरह बिहेव करेगा, तो उन सबको भी ट्रीट करने के लिए आप इजीली इस कैटेगरी की दवा दे सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखा जाए तो कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते, लीवर तथा किडनी प्रॉब्लम में आप प्रयोग नहीं किया जा सकता है, मतलब किसी बंदे को लीवर या किडनी में प्रॉब्लम है तो आप न प्रयोग करें तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। नेक्स्ट में देखा जाए तुम्हारे पास दवाओं से एलर्जी, मतलब होता है ना कि इस दवा के प्रति इस बंदे को ज़्यादा एलर्जिक होती है तो उसको नहीं वहाँ पर रखना है। फिर क्या लिखा था, लैक्टेशन, मतलब कोई फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तब भी आप सेडेटिव तथा हिप्नोटिक कंडीशन की दवा नहीं दे सकते। उसके साथ साथ मान लेते क्या लिख दिया गया है, लैक्टेशन, मतलब कोई फीमेल है अपने बेबी को फीड करा रही है, मिल्क फीड करा रहे हैं, ठीक है, मिल्क फीड करा रही है, तभी देखेंगे आपके सामने वहाँ पर क्या हो जाता है, बच्चे में जा सकता तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब डोज देखा जाए तो जो डोज लिखा गया अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अपने प्रिस्क्रिप्शन के अनुसार लिखता है। पहले दे रखा डाइजापाम 2 से लेके 10 mg एक टाइम, मोस्टली एक टाइम पे जाता है, और अल्प्राजोलाम जो होता है 0.25 से लेके 1 mg ओडी भी दी जाती है। लोराजेपाम देखा जाए तो 0.2 से लेके तुम्हारे पास 2 mg तक होती है, और कभी कभी हम देखें भाई ये दोनों टाइम डॉक्टर लोग चला देते हैं, तो अपने कंडीशन के इस्तेमाल से सीरियस ज़्यादा है तो दोनों टाइम ही चलाना पड़ेगा। ठीक, तो ये फार्माकोलॉजिकल एक्शन वगैरह रहा। देखा जाए तो हमने लॉन्ग क्वेश्चन एटलीस्ट 50 मिनट के अंदर तेजी से किए बट कवर कर लिए हैं आराम से।
नेक्स्ट हम चलते हैं पोर्शन पे आपके सामने पार्ट बी पे। पार्ट बी में टोटल कितने क्वेश्चन रहेंगे, 11 क्वेश्चन की नहीं 10 क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना रहेगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा, डिफाइन एंटासिड क्या होता है, क्लासिफिकेशन इन शॉर्ट में। मतलब एंटासिड की आपको सबसे पहले डिफिनेशन बतानी, क्या एंटासिड की डिफिनेशन बता देनी है, क्लासिफिकेशन में एक दो एग्जाम्पल देंगे, बस काम खत्म हो जाएगा ये। अब एंटासिड क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ, ठीक है, जो एक्स्ट्रा एसिड को क्या कर देती हैं बाबू, कम करती है, उसी को क्या बोला जाता है, एंटासिड बोला जाता है। ठीक, बस काम खत्म। पानी पी के आ रहे तो मजा आएगा। ठीक, तो हम चलते हैं, देखते हैं बाबू एंटासिड क्या होता है। एंटासिड एटलीस्ट आप पढ़ लिए होंगे अच्छे तरीके से, एंटासिड क्या होता है। देखिए, हमारे पेट के अंदर एक एसिड रहता है। देखिए, ये मान लेते हैं आपके सामने, यहाँ से ये पेट की कहानी हो गई। पेट में या सीएल रहता है। कभी कभी ये एसिडिटी क्या हो जाती है, ज़्यादा अमाउंट में हो जाती है। तो बताओ, ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगी तो देकार वकारा बहुत से कहते हैं गैस बन के लिए हो, खाए मना नहीं करता। तो ये क्या कर देती है, एंटासिड दे के जो एक्सेस गैस होती है, मतलब जो तुम्हारे पास ज़्यादा अमाउंट में गैस होती है, उसको ये क्या कर देती है, कम करती है, उसी को एंटासिड बोला जाता है। तो क्या लिख दिया गया, एंटासिड ऐसी दवाइयाँ होती है जो पेट में उपस्थित एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, यानी कम करती हैं, उसी को एंटासिड बोलते हैं। पॉइंट नंबर पहला। पॉइंट नंबर दूसरा क्या कर देते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। का हो गया भाई, ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्या दे रखा आपके सामने, एसिड कभी कभी आपके सामने सीवियर प्रॉब्लम उत्पन्न करता है, जैसे पेन हो गया, अल्सरेशन हो गया, और क्या हो गया, पेप्सिन एंजाइम को इनएक्टिव करने का काम करता है। कहने का मतलब, एसिड यदि ज़्यादा हमारे अमाउंट में हो जाएगा तो हमारे शरीर के अंदर सीवियर प्रॉब्लम होगी। जैसे आपके सामने एब्डोमिनल पेन होगा, यानी पेट वाला रीजन बहुत तगड़ा आपके सामने दर्द करेगा। अल्सरेशन मतलब आपके पेट में क्या बन जाएगा, घाव बन जाएगा। दूसरा आपके सामने पेप्सिन एंजाइम को इनएक्टिव कर देगा, मतलब पेप्सिन एंजाइम जो प्रोटीन का डाइजेशन करता है उसी को क्या कर देगा, इनएक्टिव कर देगा यहाँ से। ठीक, फिर क्या दे रखा आपके सामने, फिर क्या लिख रखा है, जब हाइपर एसिडिटी होती है तो पेट की मस्कुल यानी क्या लिख रखा है, म्यूकोसल लेयर को डैमेज करके इन्फ्लामेशन तथा अल्सर पैदा कर देते। कहने का मतलब कह दो, यदि एसिड की मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाए, एसिड की मात्रा यदि शरीर के अंदर ज़्यादा हो जाए तो होता क्या है, ये म्यूकोसल जो लेयर होती है, धीरे धीरे हमारे पेट की जो म्यूकोसल लेयर होती है, पेट में क्या होता है, इस वाले रीजन पे तुम्हारे पास क्या होता है आपके सामने देखिए, इस वाले लेयर को हम इपिथेलियल म्यूकोसल लेयर बोलते हैं। ये म्यूकोस लेयर को क्या कर देता, थोड़ा सा डैमेज करेगा। पता हो, डैमेज करेगा तो हमको घाव होगा, यानी इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाएगा, यानी क्या होगा, अल्सर होने का खतरा बढ़ जाएगा। ठीक, तो ये सब कहानी होती है यहाँ से। एक एंटासिड की रखा, एंटासिड पेट को कब्ज नहीं बनाना चाहिए। पेट में बताओ, एंटासिड खैला वह और गैस बना देगा, दिक्कत हो जाए, ऐसा नहीं। लंबे समय तक चलने के लिए बहुत तेजी से कार्य करना चाहिए, बहुत तेजी से। इनो वगैरह देखे होंगे ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वगैरह, तो ये खाते ही भाई यहाँ तुरंत आराम मिल जाएगा सामने से।
ठीक है, तो वो चीज़ बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास ये HCl के, ठीक, को कोई इंटरफेयर नहीं करता, मतलब पेट में जो HCl रहता है इससे कोई ज़्यादा दिक्कत न करे कि आप पता चला भाई एसिडवा कम कर दे, खाने में नहीं पचा तो दिक्कत हो जाएगी। यह सस्ता और निगलने योग्य होना चाहिए, जितना सस्ता रहेगा उतना आदमी से अफोर्ड कर पाएगा, निगलने में परेशानी नहीं होनी चाहिए। निगलने में परेशानी मतलब ऐसे नहीं कि अब तू ऐसा बना दिला आदमी निगल ही नहीं पाता, ठीक, इनटेक नहीं कर पाता, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा आपके सामने, यहाँ से देखिए क्लासिफिकेशन के बारे में जितना पूछा था हमने सब बता दिया। सिस्टमेटिक एंटासिड में तुम्हारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट आता, नॉन सिस्टमेटिक में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम साल्ट आता, मैग्नीशियम साल्ट आता, कैल्शियम साल्ट। जैसे क्या होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और तुम्हारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं जो एसिड को न्यूट्रलाइजेशन में करने में मदद करते हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो उसकी साल्ट बनाएगा प्लस में वाटर, ये दोनों न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये शॉर्ट रहा आपके सामने, ठीक है, एंटासिड के बारे में। ठीक है, देखिए क्या दे रखा, क्लासिफिकेशन एंटासिड होता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास मियोटिक और मेड्रियाटिक क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, मियोटिक और मेड्रियाटिक क्या होता है इसके बारे में अच्छे से डिफाइन करना है तुमको। बाइंड कॉपी 110 64 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं, इसमें केवल केवल क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखिए ये आपके सामने मेड्रियाटिक क्लासिफिकेशन बता देते हैं और मियाटिक पहले क्या दिया है जी, मियोटिक दिया है। चलो मियोटिक पहले पढ़ते हैं तब मजा आएगा इधर से। ठीक है, ग्लाइकोमा हो जाएगा, मियोटिक पहले पढ़ते हैं। मियोसिस नहीं मेरे भैया ये, ठीक है, ये मियोटिक्स है, ये बीमारी है। मियोटिक एक ऐसी बीमारी होती है, ठीक है, मियोटिक एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति आँख क्या हो जाएगी, उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे क्या दे दिया गया है, यहाँ से देखो, यहाँ से क्या दे रखा, पुतली का संकुंचन ही मियोटिक का, तो मतलब पुतली हमारे पास संकुंच कर जाती है, कॉन्टैक्ट कर जाती है। ठीक, ठीक है, उसी को मियोटिक बोलते हैं। मियोटिक वे दवाइयाँ हो जो होती है पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित कर सीधे आइरिस की मांसपेशियों पर, ठीक है, कार्य करती हैं, पुतली का संकुंचन करती हैं। मतलब होता क्या है, मतलब आइरिस पढ़े होंगे तो उस पर बताया गया होगा, आइरिस मतलब आँख पढ़े होंगे, तो आँख के स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे आइरिस। तो आइरिस क्या कर देता, सिंपली देखा जाए तो ये करते क्या है, पहुंचते हैं मियोटिक तक, ये करते क्या है आपके सामने, संकुंचन पैदा करते हैं। तो वही लिख रखा है आपके सामने, मियोटिक वे दवाइयाँ जो होती हैं पैरासिम्पेथिक तरफ यानी नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करती हैं और सीधे आइरिस की मांसपेशियों पे कार्य करती है, जैसे संकुंचन करती है, कॉन्ट्रैक्ट करने का काम ये लेती है। ठीक, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ये मुख्य रूप से नेत्र विज्ञान में यूज किया जाता है। अब नेत्र का जो अध्ययन करता है उसे ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, उसके डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिक डॉक्टर बोलते हैं। ठीक, तो ये कहानियाँ चलती हैं यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, पुतली पैरासिम्पैथिक नर्वस स्टिमुलेशन इनहिबिटर द्वारा क्या होगा, प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये कहानी हो गई यहाँ से। क्लासिफिकेशन आप यहाँ से देख सकते हैं। डायरेक्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास क्या होगा, एसिटाइल कोलिन होता है और क्या होगा, बेथानोकॉल होता है। इनडायरेक्ट एक्टिंग में तुम्हारे पास फाइसोस्टिग्मिन होता है, नियोस्टिग्मिन होता है और क्या होगा, डेमाकरामीन होता है। डबल एक्शन में तुम्हारे पास क्या होगा, कार्बाकोल होता है। ठीक है, रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइल कोलाइन स्टेज में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पेरिलिडॉक्सिन हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो केवल डिफिनेशन, थोड़ा सा एक डिफिनेशन लिख देंगे और क्लासिफिकेशन लिख देंगे, बस काम हो जाएगा। मेड्रियाटिक क्या होती है, जब हमारी आंखें क्या हो जाती, पुतलियाँ वहाँ पर देखो सुकुड़ रही थी बट यहाँ पर फैलेगी। तो लिख रखा आपके सामने देखिए, यानी डायलेशन ऑफ प्यूपिल मतलब पुतलियों का फैलाना क्या कहलाता है आपके सामने, मेड्रियाटिक कहलाता है। तो क्या लिख रखा, मेड्रियाटिक ऐसी दवाइयाँ होती है जो आँख की पुतली को बड़ा यानी फैलाए, ठीक है, बड़ा करती है। ये आँख के डायलेट प्यूपल मसल को उत्तेजित करके काम करती है, मतलब ये डायलेट जो होता है ना, ठीक है, डायलेशन, उसको ये थोड़ा सा इनका इस्तेमाल आमतौर पर आंख की जांच हो गया, आंख की सर्जरी करने के लिए किया जाता है, क्योंकि जितना अच्छे से फैला रहेगा उतना तेजी से वो काम करेगा। क्लासिफिकेशन देख लीजिए यहाँ से क्या दे रखा, क्लासिफिकेशन ऑफ मेड्रियाटिक के बारे में क्या दे रखा आपके सामने, पहला एडिनर्जिन लिख रखा, एडिनर्जिक एगोनिस्ट होता है, कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट होता है।
ये हार्ट और वेसल को उत्तेजित करते हैं और हार्ट सिस्टम पे काम करते हैं। जैसे एड्रीन हो गया, कोकेन हो गया, ये भैया दिख लेना, एड्रेनालिन हो जाएगा, कोकेन हो जाएगा, और क्या होगा, फिनाइल इफरीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। कोलिनर्जिक एंटागोनिस्ट में तुम्हारे पास क्या हो गया, ये उस सिस्टम पे बात करते हैं जो पुतलियाँ छोटी कराने में मदद करता है, ठीक है। जैसे ट्रोपिकामाइड हो जाएगा, ट्रोपिन हो जाएगा, साइक्लोपेंटोलेट हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल। तो डिफिनेशन प्लस में क्लासिफिकेशन हमने यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया है। ये कहानी रही इनके बारे में, ठीक। तो मियोटिक और मेट्रियोटिक के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, राइट शार्ट नोट ऑन इंसुलिन। इंसुलिन पे आपको क्या कर देना है, आपके सामने शार्ट नोट लिखना है, ठीक है। शार्ट नोट लिखना है इंसुलिन पे। कहा है, ये तो है, ये नहीं है जी, फार्माकोलॉजी हिंदी है। देखिए देखिए देखिए, ये बताओ भाई, इस, हाँ इसमें है, ठीक है। यहाँ पर 24 पेज नंबर, देखिए यहाँ इंसुलिन के बारे में कहानी दी गई है। अब इंसुलिन के बारे में कहानियाँ सुनिए क्या होता है। देखिए ये पेट है, पेट के नीचे एक छोटी सी क्या पाई जाती है, हमारे पास ग्लैंड पाई जाती है, ठीक है। ये ग्लैंड हो गई यहाँ से। इस ग्लैंड का नाम आपके सामने क्या होता है गुरुदेव, पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज में एक सेल रहता है जिसे बीटा सेल बोलते हैं। बीटा सेल क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर इंसुलिन निकालने का काम करता है। अब इंसुलिन जब निकालेगा तो हमारे शरीर के अंदर क्या करेगी, शुगर लेवल, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगी, शरीर के अंदर शुगर लेवल मेंटेन होगा। बट उसी को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो पैंक्रियाज के बीटा सेल से क्या होती है, इसका निकलता है। यानी पैंक्रियाज के बीटा सेल से क्या निकलता है, आपके सामने इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन ब्लड में ग्लूकोज लेवल क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब शरीर के अंदर ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। यदि ब्लड में इंसुलिन की कमी हो तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है। अभी बोले था इंसुलिन की यदि कमी होगी तो ही मेंटेन करता है, इंसुलिन निकलना ही कम हो जाए तो जाहिर सी बात, ठीक है, ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल बढ़ जाएगा। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे गुरुदेव, डायबिटीज बोला जाएगा। फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है, लीवर में देखा जाए इंसुलिन लीवर में ग्लूकोज एंट्री को प्रमोट करने का काम करता है, ठीक है। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन फॉर्म में स्टोरेज करता है, जब जरूरत रहती फिर दूसरे ग्लूकोज में तोड़ के एनर्जी के रूप में ले लिया जाता है। ग्लाइको, ठीक है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब जो ग्लाइकोजन को तोड़ता है। ग्लूकोनियोजाइसिस मतलब ग्लूकोज को बनाता है, को इनहिबिट करने में मदद करता है, ठीक है। अब मसल पे कैसे वर्क करते हैं, देखिए लिख रखा है इन, ठीक है, इन स्केलेटल मसल प्रोटीन सिंथेसिस को बाबा कौन देता है, इंसुलिन देता है। फिर क्या दे रखा है आपके सामने, नेक्स्ट में ग्लाइकोजन सिंथेसिस को बढ़ाता है, ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन को बढ़ाता है। तो ये सब काम किस में होता है, इंसुलिन के जरिए। अब फार्मालॉजिकल रोल, तुम्हारे पैथोलॉजिकल रोल, लो सिक्रीशन इंसुलिन होगा तो हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगी, किडनी फेलियर यानी ब्लाइंडनेस हो जाएगा, यदि लो होगा तब, ठीक है। लो होगा तो हाइपर ग्लाइसीमिया, यदि हाई होगा तो आपके सामने हाइपोग्लाइसीमिया का कंडीशन देखने को मिलता है, ठीक। तो अलग अलग कंडीशन दिया गया है आपके सामने यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या होगा आपके सामने, ये इंसुलिन की कहानी। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, डिफाइन एनी थ्री, एनी कुछ तीन को दिखाना पड़ेगा। सबसे पहले आपके सामने लग्जेटिव, हिमेटेनिक, सीरप, और यहाँ पे हम चारों को बता देते हैं, ठीक है। क्या दे रखा है आपके सामने, देखो पहले दिया गया आपके सामने लग्जेटिव के बारे में, फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर एक 21, ये तो ये नहीं है जी, पेपर सोल्यूशन दो पे लिखे, दो पे भी नहीं है। बे भाई की कर रहा है, मजाक बना दिया तुम। चलो पीडीएफ में इसको मेंशन कर दिया जाएगा। हिमेटेनिक्स एजेंट आप सुन लीजिए क्या होता है, ठीक है। हिमेटेनिक्स एजेंट में, हिमेटेनिक्स एजेंट क्या होते हैं, ऐसे दवाइयाँ, ठीक है,
ऐसी दवाइयाँ जो हमारे शरीर के अंदर क्या किसको मेंटेन करती हैं, आयरन लेवल को मेंटेन करती हैं, बस काम खत्म। ठीक है, हीमेटेनिक्स होता क्या देखिए, बारे पढ़ते हैं यहाँ से, उसके बाद इसका क्या करेंगे हम, क्लासिफिकेशन एग्जाम्पल देंगे। हीमेटेनिक्स से क्या होते हैं, ऐसा सब्सटेंस जो आयरन की कमी को दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है, हीमेटेनिक्स कहलाता है। कहने का मतलब कभी कभी हमारे शरीर के अंदर क्या होता है, आयरन की कमी हो जाती है, तो आयरन की कमी को दूर करने के लिए जिस चीज़ का प्रयोग करते हैं उसी को हीमेटेनिक्स बोलते हैं। अब आयरन की कमी को क्या बोलते हैं, आपके सामने एनीमिया रोग बोला जाता है। हीमेटेनिक्स का उपयोग शरीर में उपस्थित ब्लड में आयरन, ठीक है, यानी हीमोग्लोबिन सांद्रता को बढ़ाता है। कहने का मतलब हीमेटेनिक्स का उपयोग शरीर में जो तुम्हारे पास ब्लड होता है, ठीक है, शरीर में जो तुम्हारे पास ब्लड होता है उसमें आयरन की मात्रा को, यानी खासकर हीमोग्लोबिन की मात्रा को क्या कर देता है, ये मेंटेन यानी बढ़ाने का काम होता है। अब कोई पूछेगा एनीमिया एक नंबर में क्या होता है, तो बोलेंगे ब्लड के अंदर आयरन की कमी होना हीमेटेनिक्स कहलाता है। ठीक, तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। अब हम क्या कर देते हैं, इसका क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ से। देखिए क्या दे दिया गया है यहाँ से, देखो आयरन सप्लीमेंट में तुम्हारे पास हो जाएगा यहाँ पर मैचुरेशन फैक्टर, यहाँ से यानी क्या होगा, अर्जेंट हीमेटेनिक्स यहाँ से हो जाएगा। तो आयरन सप्लीमेंट के अंतर्गत तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फेरस फ्यूमरेट हो जाएगा, फेरस सल्फेट हो जाएगा, यानी आयरन डेक्स्ट्रॉन हो जाएगा, और आपके सामने आयरन सॉर्बिटॉल हो जाएगा। नेक्स्ट में मैचुरेशन फैक्टर में विटामिन बी 12 आ जाएगा, फोलिक एसिड इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अर्सेन हेमेटे में तुम्हारे पास CPR, सी से कॉपर हो जाएगा, P से प्रोडक्सिन हो जाएगा, और R से तुम्हारे पास राइबोफ्लाविन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। तो ये कहानी रही मेरे बाबू किसके बारे में, हीमेटेनिक्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिरप और क्रीम के बारे में आपको बताना है। 1 मिनट इसका भी नोट लेकर आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं सीरप पूरप के बारे में। ठीक है, सीरप है और प्लस में क्या दिया जी, सीरप और क्रीम एक ही में दिया, दो दो अलग अलग है। ठीक है, तो इसको क्या कर देते हैं यहाँ से हम अच्छे से डिफाइन कर देते हैं। सीरप क्या होता है गुरुदेव, देखिए ये सीरप दिया गया, सीरप के बारे में कहानी सुनते हैं। सिरप कॉन्सेंट्रेशन एक्वस सोल्यूशन होता है जिसमें शुगर और मेडिकल यानी मेडिसिनल सब्सटेंस डिजॉल्व होते हैं, मतलब उसमें क्या होता है, शुगर होता है प्लस में प्रिजर्वेटिव वगैरह ऐड होते हैं, और उसमें मेडिसिनल सब्सटेंस को घोल दिया जाता है, तब बन के तैयार होता है आपके सामने सिरप। सिरप एक लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है, सिरप एक क्या होता है, लिक्विड डोजेज फॉर्म होता है। इसका एब्जॉर्शन, ठीक है, इसका एब्जॉर्शन क्या हो जाएगा, सोलिड की तुलना में अधिक होता है, क्यों, क्योंकि लिक्विड रहेगा तो तेजी से एब्जॉर्ब होगा हमारे शरीर के अंदर। इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो तुम्हारे कंपोजिशन, मतलब एक तुम्हारे पास सिरप बनाने के लिए क्या चाहिए, सुक्रोज चाहिए, फ्लेवरिंग एजेंट चाहिए, प्यूरिफाई वाटर या एल्कोहल, एल्कोहल मोस्टली प्रयोग किया जाता है, एक्टिव ड्रग्स होना चाहिए, उसके बाद कलरिंग एजेंट होना चाहिए, उसके बाद प्रिजर्वेटिव होना चाहिए, तब काम हो पाता है। टाइप ऑफ सिरप तुम्हारे पास कितने तरह के होते हैं, सिंपल सिरप, मेडिकेटेड सिरप, और आपके सामने ठीक है फ्लेवर्ड सिरप के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये इसके जस्ट बाद क्या पूछा हुआ था, चौथा नंबर पे क्रीम होगा। क्रीम गुरुदेव क्या होता है, क्रीम ट्रॉपिकल प्रिपरेशन होता है जो स्किन पर लगा जाता है। याद रखना, ट्रॉपिकल प्रिपरेशन ऐसे प्रिपरेशन होता है जो केवल और केवल सरफेस पे अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है। ये आपके सामने विस्कस और सेमी सॉलिड इमल्सन होता है जो एक्सटर्नल यूज के लिए प्रयोग किया जाता है। याद रखना, क्रीम हमेशा हमेशा एक्सटर्नल यूज के लिए ही प्रयोग किया जाता है, चाहे माउथ पे करें, ठीक है, जैसे फेस वो तुम्हारे पास आता ना क्रीम, फेस पे करें, स्किन पे करें, या थ्रोट पे करें, वेजाइनल पे करें, या रेक्टल पे कर सकते हैं, मगर बाहरी ही प्रयोग किया जाता है। ठीक, अब ये भी तुम्हारे पास दो तरह के होते हैं। पहला दे रखा आपके सामने ऑयल क्रीम, दूसरा एक्वस क्रीम। ऑयल क्रीम मतलब वाटर इन ऑयल होता है, और ऑयल इन वाटर होता है। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, आपके सामने क्लीनिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, ब्यूटी सुंदरता के लिए, और स्किन को अपीयर मतलब स्किन को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरह की क्रीम आती है, जैसे मेकअप क्रीम, सनलाइट क्रीम वगैरह आती है। तो ये कंडीशन रही आपके सामने क्रीम के बारे में। ठीक है,
नेक्स्ट में क्या दे दिया गया आपके सामने यहाँ पर, करिए इमेटिक से क्या होता है। इमेटिक मतलब एंटी इमेटिक के बारे में आप सुने होंगे, उल्टी के बारे में सुने होंगे, ठीक है। तो उसी को यहाँ पर क्या कर देना, हमको एक्सप्लेन करना है। तो क्या दिया गया कंडीशन, यहाँ पर आते हैं इसको, ठीक है। फिफ्थ नंबर क्या दे दिया गया है, फार्माकोलॉजी, हिंदी में आते हैं, ठीक है। ठीक है, तो देखिए आपके सामने इमेटिक दिया गया। इमेटिक वे दवा है जो उल्टी कराने के यानी जानबूझ कर दिया जाता है। मतलब कहते हैं ना, कहते हैं इनको कुछ चीज़ हो गया, उल्टी कराना है, तो बताओ उल्टी को बंद करने के लिए तो बहुत सारी दवाइयाँ आती हैं। उल्टी कराने के लिए जो जिस दवा का प्रयोग किया जाता है उसी को इमेटिक्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको, इमेटिक्स बोला जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा जाए तो क्या होगा, ब्रेन के वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करता है। मतलब हमारे ब्रेन में क्या होता है, वोमिटिंग सेंटर होता है जो हमारे उल्टी कराने में मदद करता है। उसको ये क्या करता है, स्टिमुलेट, बढ़ावा देने का काम करता है, ठीक है। जिससे आपके सामने स्टमक लाइनिंग का इरिटेशन पैदा करता है और उल्टी करने में मदद करता है। कहाँ यूज किया जाता है आपके सामने, पॉइजन के केस में। मान लेते कोई फीमेल या मेल है, कोई भी पर्सन है, उसे पॉइजन केसिंग हो गया तो उस सबको ट्रीट करने के लिए हम इमेटिक का प्रयोग करते हैं। एक्सीडेंटल, ठीक है, एक्सीडेंटल ड्रग्स ओवरडोज, मतलब कोई बंदा लिया है तो उसको क्या करना है, कम करना है, तभी दे सकते हैं। कहाँ प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कोरिया पे लिख रहा है, कोरोसिव कोरोजन में नहीं दे सकते। दूसरा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट में हम नहीं दे सकते हैं, और अनकंसियस पेशेंट को हम नहीं दे सकते हैं। तो इन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, बायोमेट्रिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो ये कहानी रही इमेटिक के बारे में। नेक्स्ट में क्या होगा, एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट। ओरल रूट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको बताना है, ठीक है। ओरल रूट क्या होता है, जैसे दवाइयाँ किस रूट के द्वारा ली जाती है हमारे शरीर के अंदर, ओरल हो गया, आईवी वगैरह, ऐसे बहुत से सुने होंगे। तो जो होता है उसी का बारे में बताना है, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताना है। तो ये आपके सामने इनकी कहानियाँ यहाँ रही, अब ध्यान से सुनिए। ओरल रूट क्या होता है, दवा का मुख के ही द्वारा लिया जाता है। मतलब ऐसा कंडीशन जिसमें दवा हमारे मुंह में किसके द्वारा, ठीक है, मुंह के द्वारा लिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं आपके सामने, ओरल बोला जाता है, ठीक। इसमें इसे क्या बोलते हैं, इसे पर ओरल यानी पीओ के भी कहा जाता है। मतलब इसमें तुम्हारे पास दवाइयाँ ओरल रूट के द्वारा ली जाती हैं। सिंपल सा, ऐसी दवाइयाँ मुंह के द्वारा ली जाती, ओरल दवाइयाँ कहलाती, बस काम खत्म, ठीक। अब इसका फायदा नुकसान, किसी चीज़ का फायदा नुकसान दोनों होता है। ओरल रूट में की आवश्यकता नहीं होती, तुम लिए खा के काम खत्म कर दिए। ये सस्ती तथा स्टेराइल की जरूरत नहीं होती, ये सस्ती होती है, ठीक है। सस्ता करने का मतलब जैसे मार्केट में जाए, लेकर आए दूर पर टैबलेट, काम खत्म हो गया, ठीक। पिन क्या लेकर रखा, ये आपातकालीन में प्रभावित नहीं होती। मानते कोई बंदा बेहोश पड़ गया, चोट लग गया, दवा खा ही नहीं पा रहा है, तो ये करने वाला काम नहीं है। तो तुम्हारे पास काम आएगा क्या, गाड़ी वाले से, ठीक है। क्या लिख रखा, आपातकालीन इमरजेंसी में प्रभावी नहीं होती है। फूड और एसिड, ठीक है, यानी फूड और एसिड पेट के सभी इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम करते हैं। जैसे इंसुलिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ये सब देखा जाए तुम्हारे ओरल रूट के जरिए नहीं दी जाती है, जो उसके इफेक्ट को करती हैं, कम कर सकती है। तो ये कंडीशन रही आपके सामने ओरल रूट के बारे में, एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में। नेक्स्ट में क्या लिखा रखा, मैकेनिज्म ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग्स। मतलब ऐसी दवाइयाँ जो मलेरिया को ट्रीट करने के लिए प्रयोग की जाती हैं, उसी को एंटी मलेरियल ड्रग्स कहते हैं। 7th नंबर के बारे में आते हैं। 7th नंबर कितना दे दिया, ठीक है। तो ये आपके सामने लिख रखा है आपके सामने, एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या दिया गया। मलेरिया क्या होता है, कहते हैं इनको मलेरिया हो गया, ठीक है। मलेरिया क्या होता है, एक प्लाज्मोडियम यानी प्रोटोजोआन का एक प्लाज्मोडियम होता है। जैसे प्लाज्मोडियम वीवैक्स हो गया, प्लाज्मोडियम मोलराई हो गया, प्लाज्मोडियम वोवल हो गया। तो अब ऐसे कंडीशन में किसी व्यक्ति को देखेंगे ना, ये यदि चला गया तो समझ जाना मलेरिया हो चुका। डिजीज है जो संक्रमित फीमेल एनाफिलिस की मॉस्किटो से स्प्रेड होता है। मतलब एक मक्खी का नाम होता है जिसे फीमेल, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो के नाम से दिए जाना जाता है, ठीक है। ये मॉस्किटो प्लाज्मोडियम पैरासाइट कैरी करता है और काटने के टाइम ब्लड में क्या कर देता है, अपने आप को रिलीज करता है। कहने का मतलब जैसे किसी इन्फेक्टेड पर्सन है, मतलब किसी व्यक्ति को मलेरिया हुआ, आप स्वस्थ हैं, वहाँ से ब्लड काट के आए, हमको काटो तो हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। काजिटिव एजेंट क्या दे रखा है आपके सामने, प्लाज्मोडियम वीवैक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम आपके सामने वोवल होता है, प्लाज्मोडियम मलराई होता है, कुछ भी 4-5 लिख सकते हो।
अब यहाँ पर कुछ एंटी मलेरिया ड्रग्स का नाम दिया गया, जैसे आपके सामने क्लोरोक्यूनिन होगा, क्यूनिन हो गया, और क्या होगा, प्रामाक्यूनिन हो गया, डेप्सन हो गया। ये आपके सामने इतनी दवाइयाँ दी गई हैं जिसमें हम प्रयोग करते हैं आपके सामने एंटी मलेरिया ड्रग्स के अंतर्गत। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे ये काम करते हैं, पहले आ जाते हैं क्लोरोक्यूनिन और क्लोरोक्यूनिन हो गया। ये दवाइयाँ पैरासाइट के अंदर टॉक्सिक हिम और नॉन टॉक्सिक हीमो, ठीक है, हीमोजॉइक में कन्वर्ट करने के इनहिबिट करते हैं, ठीक है, मतलब जो कन्वर्ट हो रहा होगा ये कन्वर्टर नहीं हो दे देगा तो उसे सप्रेस कर दिया जाएगा। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, ये टॉक्सिक सब्सटेंस को एक्यूमुलेट करता, मतलब जो भी टॉक्सिक बन रहा है उसे इकट्ठा करेगा, WBC देगा, उठा के बाहर कर देगा यहाँ से। प्रामाक्यूनिन क्या होता है, ये लीवर स्टोरेज को क्या कर देता है, एक्ट करता है, जो लीवर स्टोरेज है उसी पे एक्ट करेगा, जो पूरे भैया कंट्रोल कर रहा है शरीर को, ठीक है। पैरासाइट के यानी जो भी पैरासाइट रहेगा उसके तुम्हारे पास माइक्रोबियल सॉरी माइट्रोकांडियल फंक्शन को डिस्टर्ब कर देगा, क्योंकि भैया ऑर्गेनिज्म हो तो उसके अंदर सेल जाएगा तो तुरंत पहुंच के क्या कर देगा आपके सामने, ठीक है, पहुंचने के बाद तुरंत क्या कर देगा, उसे रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, डिस्टर्ब करेगा ऐसे, ठीक है, रिप्लेस प्रिवेंट किया जाता है, ठीक। तो ये आपके सामने क्या होगा, मलेरिया और एंटी मलेरिया की कहानी यहाँ हो गई है। इधर थोड़ा तेजी से चल रहा है बट मैनेज करना है आपको। वैक्सीन क्या होता है आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है। वैक्सीन क्या दे रखा, 8 नंबर चैप्टर पे, वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, ठीक है, इसको भी हम आपको बताते हैं वैक्सीन के बारे में, ठीक है। तो वैक्सीन आप सोशल फार्मेसी में पढ़े होंगे, थोड़ा सा इसमें भी पढ़े होंगे, सोशल फार्मेसी में क्या पढ़े होंगे, यहीं पर भी पढ़े होंगे, ठीक है। 57 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वैक्सीन हो गया आपके सामने, टाइप ऑफ वैक्सीन देख लेंगे बस काम खत्म हो जाएगा। वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, वैक्सीन क्या होता है आपके सामने, एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है, ठीक, जो शरीर को विशिष्ट बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्साइटमेंट करता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है जो शरीर के विशिष्ट बीमारियों से बचाने के लिए और प्रतिरक्षा मतलब सुरक्षा करना है, ठीक, जैसे कहते हैं अभी कोरोना का वैक्सीन लगा दो तो कोरोना से सुरक्षा करेगा, मान लीजिए हिपेटाइटिस का लगा दो वैक्सीन तो हेपेटाइटिस के करेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर होती है। वैक्सीन क्या होता है, एक ऐसा पदार्थ यानी एक ऐसा दवा है जो शरीर को रोगों से लड़ने में क्या कर देता है, मदद करता है, ठीक। वैक्सीन शरीर में रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने में मतलब बताओ एंटीबॉडी बन गई है तब आवा तू बड़ी मार मारा भाई सब बोली, इधर आ बैक्टीरिया दूता चा मारी कर्म नीचे भाग जाइए सन से, क्योंकि एंटीबॉडी बन के तैयार हुई। तो वैक्सीन यही काम करता है। अब यहाँ से आपके सामने टाइप दो तरह के आपके सामने क्या होते हैं बाबू, वैक्सीन होते हैं, पहला इनएक्टिव होता है, दूसरा एक्टिवेटेड होता है, या और क्या होगा, लाइव एन्यूलेटेड, ठीक है, एन्यूटी यानी एन्यूएटेड वैक्सीन होता है, बैक्टीरियल और वायरल हो गया, लाइव एन्यू, ठीक, एटेन्यूएटेड वैक्सीन ये हो गया, ये हो गया। इसमें या इनएक्टिव या एक्टिव हो गया, इनएक्टिव के अंतर्गत तुम्हारे पास बैक्टीरिया जैसे टाइफाइड होगा, कलरा हो गया और प्लेग के बारे में सुने होंगे, इसमें रेबीज होगा और हेपेटाइटिस के बारे में आप सुने होंगे, ठीक। उसके बाद तुम्हारे इसमें एक्टिव में देखा जाए तो तुम्हारे पास बैक्टीरिया BCG, ठीक है, जो टीबी के उपचार में प्रयोग किया जाता है, पोलियो, ये सब जितने भी होते हैं सब किसके अंतर्गत आते हैं आपके सामने, एक्टिवेटेड के अंतर्गत आते हैं। तो ये वैक्सीन और ये वैक्सीन के आपके सामने टाइप रहा है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा आपके सामने, क्या बोल दिया गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन का क्या करना पड़ेगा आपको, रोल बताना पड़ेगा, ठीक है। तो एस्ट्रोजन आपके सामने कहानी यहाँ दी गई है। एस्ट्रोजन क्या होता है इनकी कहानियाँ सुनिए, देखो एस्ट्रोजन होता क्या, यानी फीमेल हार्मोन में दो तरह का हार्मोन पढ़े होंगे, एस्ट्रोजन और प्लस में प्रोगेस्टान, ये दो हार्मोन पढ़े होंगे सर, यस सर पढ़े हैं। तो क्या लिख रहा है, एस्ट्रोजन एक एस्ट्रॉयडल हार्मोन होता है, कैसा हार्मोन होता है गुरुदेव, एस्ट्रॉयडल हार्मोन होता है, ये फीमेल, ठीक है, यानी प्राइमरी फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, मतलब फीमेल में देखा जाए तो ये प्राइमरी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्स यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट और कंट्रोल करने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मतलब फीमेल के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास सबसे पहले देखा जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यदि ये नहीं निकलेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरा काम खराब हो जाएगा। और उसके सेकेंडरी ग्रोथ जैसे आपके सामने फीमेल के अंदर हिप का रीजन बढ़ाना, ठीक है, चेस्ट का रीजन बढ़ जाना, ठीक है, तो ये सब चीज़ तुम्हारे पास काम होला, स्किन ऑयली हो जाना, ये सब सेकेंडरी करेक्टर एस्ट्रोजन मेंटेन करता है। टाइप ऑफ एस्ट्रोजन देखा जाए तो
E1, ईस्टोडियल E2, ईस्टोडियल E3 ऐसे के नाम से मार्केट में उपलब्ध होता है। मार्केट में देखेंगे बहुत सारा ईस्ट्रोजन पाया जाता है, आपको हम दिखाई देते हैं। ईस्ट्रोजन है या प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आपके सामने, ये जो टैबलेट है ये प्रोजेस्टेरोन है। ठीक है, इसी का ये भाई है। ठीक है, तो ये एस्ट्रोजन है, ये रियल में प्रोजेस्टेरोन है। चलो कुछ ऐसा है। ठीक है, इसका यानी फिजियोलॉजिकल रोल क्या होता है, सेकेंडरी करेक्टर को डेवलप करना फीमेल के अंदर, यही काम करता है। वेजाइनल वाल को थिक करना, क्योंकि वेजाइनल वाल थिक होगी, क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हमेशा हमेशा क्या कर देते, कोरोजन होने लगता है, तो उसको थिक बनाएगी। इंडोमेट्रियम ग्रोथ बढ़ाएगी। ठीक है, इंडोमेट्रियम ग्रोथ इसलिए बढ़ाई जाएगी कि सोचती है कि बेबी को डेवलप कराना है। प्रोटीन संश्लेषण को बढ़ावा देगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल को नियंत्रित करना जिम्मेदारी इन्हीं की हार्मोन का है। पैथोलॉजिकल रोल तुम्हारे पास क्या हो गया, एक्सेस एस्ट्रोजन ब्रेस्ट कैंसर का खतरा हो सकता है। बताओ, ये एस्ट्रोजन यदि ज़्यादा अमाउंट में निकलेगा तब भी देखा जाता है, यानी ब्रेस्ट कैंसर होने, छाती का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाएगा। लो एस्ट्रोजन क्या होता है, हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। मीनोपास यानी एस्ट्रोजन लेवल आपके शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, आपके सामने कमी हो जाएगी। नेक्स्ट में तुम्हारे पास मीनोपॉज हो जाएगा। मीनोपॉज क्या हो जाएगा आपके सामने, मीनोपॉज क्या होगा, एस्ट्रोजन लेवल कम होने से मीनोपॉज हो जाएगा। मतलब आपके शरीर के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल, फीमेल के अंदर यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता तो उसे मेनार्ची बोलते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब क्या होता, बंद होता, उसे मीनोपॉज बोलते हैं, वो भी कम हो जाएगा। क्लिनिकल यूज देखा जाए, जन्म पर कंट्रोल करना जिम्मेदारी इन्हीं का होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना इन्हीं की जिम्मेदारी होता है। कमजोर हड्डियों को मजबूत बनाए रखना जिम्मेदारी इन्हीं का होता है। ये बहुत सोच सकते हो, स्टेजन का इतना काम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स। मतलब ड्रग्स का क्या करना पड़ेगा आपको सामने, बायो ट्रांसफॉर्मेशन को डिटेल में इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या कर देते हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ रुख करते हैं। ड्रग्स एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद ही बायो ट्रांसफॉर्मेशन था, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, इसको मेटाबॉलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक, अब देखिए क्या क्या दिया गया है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स या ड्रग्स मेटाबॉलिज्म वह प्रोसेस है जिसमें ड्रग्स का रासायनिक मॉडिफिकेशन किया था। मतलब शरीर के अंदर यदि ड्रग्स जाएगी तो उसे मॉडिफाई किया जाएगा। क्या होगा, मॉडिफाई किया जाएगा जिससे शरीर के अंदर आराम से एब्जॉर्ब हो सके, यूटिलाइजेशन हो सके। जब ड्रग्स, ठीक है, जब ड्रग्स शरीर में जाती है तो 4 चरण में उपयोग की जाती है। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं आपके सामने, ADME के नाम से जानते हैं। ए से एब्जॉर्प्शन, डी से डिस्ट्रीब्यूशन, एम से मेटाबॉलिज्म, ई से आपके सामने एक्सक्रीशन होता है। ड्रग्स का मेन मेटाबॉलिज्म कहाँ पर होता है आपके सामने, शरीर के अंदर लीवर में होता है। ठीक है, इनएक्टिव ड्रग्स को एक्टिवेट बनाए रखने के लिए बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इनएक्टिव ड्रग्स को एक्टिवेट करने का काम इन्हीं का होता है। लीवर में, ठीक है, लीवर में तुम्हारे पास क्या बोल दिया गया, लीवर में साइटोक्रोम P450 एंजाइम होते हैं जो ड्रग्स के मेटाबॉलिज्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये साइटोक्रोम में परिणत है जहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। इसे क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन किया गया। सेकेंड फेज 1 में तुम्हारे पास क्या लिख रखा, इस होता है, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, हाइड्रोलाइसिस हो गया। तुम्हारे पास क्या लिख रखा है यहाँ से, साइक्लिजेशन हो जाएगा, ये साइक्लिजेशन हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल। फेज 2 में तुम्हारे पास क्या होगा, इस फेज में ड्रग्स की ग्रुप के, ठीक है, ड्रग्स के ग्रुप का कंजुगेट किया जाता है जल में, जैसे आपके सामने ग्लूको, ठीक है, ग्लूकोरोनाडेशन होता है, ठीक है, सल्फोनेशन होता है, एसिटाइलेशन होता है, मिथाइलेशन होता है, ग्लूटाथियोन होता है। ठीक, तो ये आपके सामने यहाँ पर इतनी दवाइयाँ दी गई हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इसको अच्छे से कवर अप कर लिया है। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको ऊपर रखते हैं और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से क्या कर देते हैं, MCQ जो तुम्हारे पास एक एक नंबर वाला है उसको हम कवर अप करते हैं एटलीस्ट 10 मिनट में, और पूरा लेक्चर आपके सामने खत्म हो जाएगा। क्या लिखा, ड्रग्स विच इंक्रीज गाबा लेवल इन ब्रेन, मतलब कौन सा ऐसी दवाई शरीर के अंदर यानी कि इसके अंदर ब्रेन के अंदर गाबा लेवल को इंक्रीज करती है। बच्चे को पता है भैया क्या होता है, भैया डाइजापाम किया जाता है। ठीक, तो ये कहानी हो गई यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, याद रखना। नेक्स्ट में क्या लिख रखा,
टेस्ट डोज ऑफ पेनिसिलिन एडमिनिस्ट्रेशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। अब बताओ, मान लेते हैं किसी को पेनिसिलिन का क्या, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है। अब बताओ एंटीबायोटिक देखा जाए तुम्हारे पास किसमें, किसके द्वारा टेस्ट करना, याद रखना, लगाना नहीं, टेस्ट करना। तो हम क्या कर देते हैं, हमारी ऐसे स्किन ऐसे हो गई, स्किन हो गई, स्किन पे यहाँ पर लगाई जाती है जब, और ऐसे अलग अलग जगह जाती है। यदि पैच बन गया, यदि कोई नुकसान होगा तो यहाँ पर क्या अपना साइड इफेक्ट देगा। तो इस स्किन पे लगाया जाता है, स्किन का यानी ट्रांसडर्मल होता है, कहीं दिया है। सब क्यूटिनियस इंट्रावेनस नहीं दिया जाता। इंट्रावेनस टेस्ट के लिए नहीं, डायरेक्ट लगाने के लिए हम पेंसिलिन का यूज करते हैं। टेस्ट के लिए करते क्या, हमारे जैसे भी अलग अलग टेस्ट होते हैं कि किससे एलर्जी है, तो ट्रांसडर्मल करते हैं। आपके सामने ये रॉन्ग हो जाएगा, ये किसी से लिया गया पेपर, ये मत सोचना कि जो मारेंगे को ठीक है। विच इज द लोकल एनेस्थेटिक चूज द ड्यूरिंग द लेबर। बताओ मान लेते किसी फीमेल को अभी क्या होगा, बच्चा पैदा हो रहा है, लेबर के दौरान हम क्या कर देते हैं, किस चीज का प्रयोग करते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, वोमी, ठीक है, वोपीवा कैन का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाला हो जाएगा गलत, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है, ये गलत है, ये सही है। क्या दे रखा आपके सामने, नॉर्मल सलाइन का सोल्यूशन जो होता है, ठीक है, जो तुम्हारे पास सोल्यूशन होता है उसमें बताना है। पहले दे रखा आपके सामने अबाउट 0.9% सोडियम वॉल्कोरेट, ये तुम्हारा सही है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, आइसोटोनिक सोल्यूशन होना चाहिए, ये भी सही है। आइसोटोनिक रहेगा तो न इधर मूव करेगा न इधर मूव करेगा, जैसे ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी सही है। यानी एस टू ऑफ द, ठीक है, वाई टू, इसको भी सही है। तो मतलब ये तीनों तुम्हारे पास सही है, तो ऑल ऑफ दीज यानी से ये सही हो जाएगा यहाँ से। 5वां नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स स्क्रीट इन सलाइवा, मतलब सलाइवा बताओ किसके द्वारा निकलता, भाई लिथियम में, ठीक है, लिथियम में, इसको काट देंगे यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफिशियंसी, ठीक है, डिफिशियंसी इज रिस्पॉन्स फॉर द मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। भाई ये मेगलोब्लास्टिक मतलब विटामिन B12 होता है, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 7वां नंबर क्या लिख रखा, ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द फॉलोइंग रूट इज मस्ट लाइकली टू बी द सब्जेक्ट द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। मतलब तुम्हारे पास ड्रग्स एडमिशन पहली बार क्या कर देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कराया जाता है ओरल के द्वारा, ठीक है, ओरल को जाओगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भैया, फर्स्ट पास लीवर के लिए, तो लीवर के लिए आपको क्या खाना पड़ेगा, मुंह से दवाइयाँ खानी पड़ेगी। 8वां नंबर क्या लिख रखा, द इसेंशियल, ठीक है, फीचर ऑफ ड्रग्स एडिक्ट, मतलब कोई बंदा क्या होगा, ड्रग्स के प्रति ज़्यादा क्या होगा, लत लग गई है, तो उसका फीचर क्या होगा। पहला दे रखा आपके सामने यहाँ से, फिजिकल फिजिकल अधरेंस होगा, दूसरा साइकोलॉजिकल अधरेंस होगा। अब फिजिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल, फिजिकल मतलब शरीर के द्वारा, माइंड कहेगा तभी तो दोनों, तो मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। 9वां नंबर क्या लिख रखा, अब भैया कि हम तो बता ही रहे, अभी BCG वैक्सीन, जब वैक्सीन पढ़ाएं तो उसी के सामने ये लिखा था। इसको आप क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दिखाइएगा। कमेंट बॉक्स में क्या लिखाएंगे, वैक्सीन इज, ठीक है, यूज टू प्रोटेस्ट फ्रॉम द, किसके लिए, स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड यानी मिग्लोब्लास्टिक यानी पेलोरिया होगा, सॉरी पोलियो मिलाइटस है जी, ठीक है, और तुम्हारे पास ट्यूबरकुलोसिस, किसके ट्रीटमेंट के लिए हम BCG का वैक्सीन का प्रयोग करते हैं। 10 नंबर एग्जाम्पल आप लूप डाययूरेटिक, अभी बोले थे डाययूरेटिक का एग्जाम्पल, ठीक है, हाइपरटेंशन में आप पढ़े थे लूप डाययूरेटिक का, तुमको क्या करना है पड़ेगा यहाँ पर एग्जाम्पल। लूप डाययूरेटिक में तुम्हारे पास क्या होगा, फुरसामाइड इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, ठीक। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये तो हो गया काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये तो हो गया काम खत्म, ठीक है। अब यहाँ से कह दिया 11 नंबर, अब यहाँ से कह दिया 11 नंबर, कह दिया आपके सामने बारबूटू यानी बार गाबा रिसेप्टर पे ये वर्क करता है, ठीक। नेक्स्ट में क्या लिखा, ड्रग्स नीड फॉर ट्रीटमेंट इन प्रिवेंशन रेयर डिजीज, अब भैया ऑर्फन ड्रग्स इसको बोला जाता है, ठीक है। ये एम्स में पूछा गया था, आप सोच सकते हो वही चीज एम्स में पूछा गया था, यही सेम टू सेम स्टेटमेंट वहां पर, वही चीज एम्स में पूछा गया था, यही सेम टू सेम स्टेटमेंट वहां पर था, ठीक है। 4 ही ऑप्शन बना दिया गया था। ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन बाय द इंट्रा ले रहे हैं तो उसमें क्या बोला जाएगा आपके सामने, डेस्पोस्प्रिन हो जाएगा, डेस्मोस्प्रिन, ये तुम्हारे पास सही,
ठीक। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन सेपेलो, ठीक है, सिफेलोस्पोरीन होता है। सेफेलोस्पोरीन में तुम्हारे पास ये भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, या आपके सामने क्या हो जाएगा, आपके सामने सेपेलेक्जीन हो जाएगा, वही तो एफेड्रीन कॉजेज करता है, ठीक है। यहाँ पर एफेड्रीन कॉजेज करता है आपके सामने ब्रोंकोडाइलेशन करता, मतलब हमारा जो ब्रोंकोडाइलेशन होता है उसको क्या कर देता है, ये बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया यहाँ से, ट्रू एंड फॉल्स हमसे पूछा, 16वां 17वां 18वां 19वीं। कह दिया ऑक्सीटोसिन काजेज द, भैया यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन करेक्ट है भाई। ये क्या कर देता है, यूट्राइन को कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे बेबी डिलीवर होता, तो ये ट्रू है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, 21 से लेके 30 अमीनो एसिड आर प्रेजेंट द चैन ए चैन बी इंसुलिन है, तो तुम्हारे पास सही हो जाएगा, ये भी तुम्हारे पास सही है, ठीक है। 17 नंबर। 18 नंबर क्या लिखा, इथम ब्यूटान कैन द, ठीक, ओटोटॉक्सिसिटी, ओटोटॉक्सिसिटी ये नहीं करता, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, यानी फॉल्स हो जाएगा, ठीक। 18 नंबर। 19 नंबर क्या लिखा, द टर्म एनाल्जेसिक मीन ऑफ द एंटी डायबिटिक, मतलब तुम्हारे पास एनाल्जे है भाई, एनाल्जेसिक दर्द दवाई है यार, क्या बताओ बता रहा था, ये भी फॉल्स हो जाएगा। कह दिया IgE एंटीबॉडी कॉजेज द, ठीक है, एनाफाइलेक्सी रिएक्शन, तो ये भी तुम्हारे पास सही है। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, फार्माकोलॉजी को एटलीस्ट अच्छे तरीके से कवर अप करने की कोशिश की है। बीच बीच में डिस्टरबेंस हुआ वो उसके लिए भैया कुछ क्षमा मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि फ़ोन वगैरह भी आया करता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।